जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। जी मेहदी मेरी हो गई है। आवाज़ मैंने हो गई है। मैंने अपना माइक अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दिया था। आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है। चलें ठीक है जी, जस्ट गिव मी ए मिनट। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है। आई विल बी अनएबल टू रीड द चैट। जुनेद मुझे आप बताते रहना, बाद में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है जुनेद। ठीक हो गया मेहदी, मैं बाद में आपसे सारे क्वेश्चन पढ़ के पूछ लूंगा। अभी मैं अपनी माइक सॉरी म्यूट पे रखता हूँ ताकि आप इजीली पढ़ा सकें। हाँ जी, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा दूंगा। मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है और मैं एसईओ प्रैक्टिशनर हूँ फ्रॉम प्रीवियस ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से तकरीबन। और उसके अलावा जो है मैं मेरी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो ईपी के ब्लॉगिंग के अंदर है। मैं सारी चीज़ें भी बताता हूँ, लोकल एसईओ भी मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि एसईओ ब्लॉगिंग होती क्या है। आप लोगों को होगा आइडिया, हाउ ना होगी आपको। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं वेबसाइट बनाकर उसको रैंक करना, उससे रेवेन्यू जनरेट करना, ये एक ब्लॉग होता है। तो एक्चुअली वी आर लिविंग इन द इरा ऑफ कंटेंट। हम लोग आजकल सुनते हैं कि जी वीडियो का इरा आ गया, कंटेंट क्रिएशन का इरा आ गया। तो मेरा ख्याल है कि लोग कहते हैं जी ब्लॉगिंग इज़ डेड, एसईओ इज़ डेड। एआई के आने के बाद जो है वो एसईओ ब्लॉगिंग डेड हो गई है। तो ऐसा है या नहीं है, बहरहाल ये एक अलहदा बहस है। मेरा ख्याल ये है कि कुछ ब्लॉग्स की टाइप्स होती हैं जो आप लोग ज़्यादा वेल अवेयर होंगे, उनको पता करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वाकई ब्लॉगिंग डेड हुई है या नहीं हुई। तो आ जाते हैं जी मेरी अपनी फील्ड के ऊपर, कि वो ब्लॉगिंग, एपी के ब्लॉगिंग, तो ये क्या डेड हो सकती है या नहीं हो सकती एआई के बाद। ठीक है जी। एपी के ब्लॉगिंग से आने से पहले सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास ब्लॉगिंग की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, वो ज़रूरी है आपको बताना। सबसे पहले आ जाती है इन्फो ब्लॉग्स, उसके बाद आ जाते हैं एपी के ब्लॉग्स। मैं बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा एफिलिएट आ जाते हैं। उसके अलावा ई कॉम बेस्ड आ जाते हैं। उसके अलावा जनाब लोकल आ जाते हैं। उसके अलावा टूल बेस्ड आ जाते हैं। अब यहाँ से आते हैं जी इन्फो ब्लॉग्स। इनका बेसिक पर्पस होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन्फो ब्लॉग्स के बारे में, इसका ये बेसिक पर्पस होता है। तो ये सम हाउ जो है किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर अराउंड जो है ना वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट अथॉरिटी टाइप दे रहे होते हैं। कि एक चीज़ है, एक मिसाल है कि आप कह रहे हैं कि जी फुटबॉल शूज़ वो किस तरह के होते हैं, वो उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनको चूज़ कैसे किया जाए, एक किस्म का इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है। आगे आ गया जी एपी के ब्लॉगिंग। एपी के ब्लॉगिंग के अंदर हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं मुकम्मल तौर पे कि ये क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर, वो मैं बताता हूँ किस किस्म के होते हैं। एफिलिएट के अंदर ये है कि आप किसी का प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करवाने में आप हेल्प कर रहे होते हैं, किसी को एफिलिएट कमीशन आपको मिल रहा होता है। कि एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो जुनेद अगर जो है वो उसका बैट्स के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैं अपने ब्लॉग्स पे जुनेद की प्रोडक्ट को जो है ना वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तो जो मेरे रेफरल से प्रोडक्ट बिकेगी तो मुझे उस पर कमीशन मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ई कॉम। ई कॉम रिलेटेड टू यूर, ये सम टाइप ऑफ आपका बिजनेस टाइप होता है। जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि जी या फलां की कपड़े की शॉप है, शूज़ की है, बोरजान हो गया, बाटा हो गया, इस तरह से। ई काम में आप एक अपना ब्रांड टाइप, एक ऑनलाइन शॉप टाइप बना लेते हो, स्टोर टाइप बना लेते हो। लोकल साइट्स होती हैं, आजकल जो ईरा चल रहा है तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। सारा कुछ हमारे पाकिस्तान में भी चीज़ें इवन जो है वो डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, आजकल इवन जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिटल रेस्टोरेंट्स का भी। इस तरह जो है ना वो सारी सर्विसेज ज़्यादातर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो डिजिटलाइज हो रहा है। उनको अगर कोई प्लम्बर भी बुलाना है तो वो ऑनलाइन ही ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी जगह जगह जाके वो बंदे शंदे ढूंढें। आगे एक टाइप आती है जी टूल बेस्ड। टूल बेस्ड से मुराद ये होता है कि आप एक किस्म का टूल टाइप डेवलप करते हो। एक मिसाल है जी कि आपने कोई
इमेज कन्वर्टर, ऑडियो टू वीडियो कन्वर्टर, इस तरह की चीज़ें वो टूल बेस्ड आती हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हाउ एसईओ एंड ब्लॉगिंग इज डेड, या इस कंटेंट ईरा के अंदर क्यों, कैसे डेड हो सकती है। मेरा ख्याल है डेड हो नहीं सकती, क्योंकि ब्लॉगिंग को कहते हैं मदर ऑफ ऑल फील्ड्स। ब्लॉगिंग के बारे में कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल फील्ड्स है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। चलो ठीक है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग को सम हाउ आप कह सकते हैं कि ये जी अंडर रिस्क हैं ये चीज़ें। चलो ठीक है जी, किसी ने बता दिया कि कोई इन्फॉर्मेशन बता दी वीडियो के अंदर। एपी के ब्लॉग्स के अंदर तो हम अगले को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहे होते हैं, पीसी के लिए, आईओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए। तो वीडियो यूट्यूब वाला बंदा आप सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड करवा नहीं सकता। दाहिर है वो कहेगा फलां वेबसाइट पे आप जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी एफिलिएट ब्लॉग। एफिलिएट भी सम हाउ लोग जो है अपने वीडियोस के अंदर जो है वो रेफरल कर रहे होते हैं कि हमारे रेफरल से आप खरीद लें। ई कॉम का आजकल सीन ये चला हुआ है कि ई कॉम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई खड़ी है टिकटॉक शॉप से। ठीक है जी। तो ज्यादातर लोग आजकल टिकटॉक शॉप्स का ट्रेंड चला हुआ है, तो वो भी एक किस्म का ई कॉम टाइप ही है। ठीक है। आगे आ गया लोकल। लोकल के अंदर भी जाहिर ही बात है कि लोग जो हैं वो सर्च ही कर रहे होते हैं और वीडियोस उसके साथ अटैच कर रहे होते हैं। टूल बेस्ड साइट्स हैं, तो अब वीडियो वाला तो आपको नहीं कहेगा ना कि ऐसे ऐसे, वो बताएगा कि ये टूल है आप यूज़ करें। उस टूल को यूज़ करने के बाद आप अपनी को इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपना वीडियो टू ऑडियो या ऑडियो टू वीडियो कन्वर्जन कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये थी ब्लॉगिंग की टाइप्स। अब आ जाते हैं जी मेरी जो फील्ड है एपी के ब्लॉगिंग, उसके अंदर के मैं इसके अंदर एक्सपर्टीज रखता हूँ, तो उसमें क्या क्या होता है। जुनेद समझ आ रही है मेरी आवाज़ से, आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है और ज़बरदस्त समझ आ रही है बिल्कुल। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपीके एंड मोड एपीके। इसमें डिफरेंस क्या है एपीके और मोड एपीके के अंदर। एपीके का सिंपल होता है एंड्रॉयड पैकेज किट, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है या ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल होती है, उसको हम एपीके कहते हैं। मोड एपीके होता है, इस मोड को कहते हैं मॉडिफाइड। मोड एपीके का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने ऑलरेडी बनी हुई जो ऐप है उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, पायरेट किया है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ कि जो है वो व्हाट्सएप की जगह बहुत से लोगों ने आजकल के दौर में भी यूज़ कर रहे हैं जी बी व्हाट्सएप, वो एक किस्म का मोड एपीके है। क्यों? क्योंकि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, जो इंस्टेड ऑफ प्ले स्टोर वाले ओरिजिनल की जगह पे लोगों ने उसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स कर दी हैं। तो ये फ़र्क होता है एपीके मोड एपीके में। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एपीके ही प्ले स्टोर पे अवेलेबल हों, वो उनकी ऑफिशियल साइट भी हो सकती है। आप लोगों को पहले पता होगा कि जैसे यूट्यूब से जो वीडियो डाउनलोडर्स होते हैं, विडमेट हो गया, इस तरह का ट्यूबमेट हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये वीडियो डाउनलोडर्स अलाउड नहीं है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे अब अलाउड नहीं है। तो इन सब की एक न एक ऑफिशियल साइट बनी हुई है, तो वो भी एपीके ही आएंगे, वो मोड एपीके नहीं होंगे। मोड एपीके वही होगा जो आपकी जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें हुई हुई होगी। आगे आ जाते हैं जी इंटेंट ऑफ एपीके ब्लॉग्स। ये पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं तो आपको भी आसानी होगी। इंटेंट कहते हैं जी नीयत को। सिंपल सी मेहदी बात है कि अगला जो यूज़र है। मेहदी काइंडली जी, एक सैंपल वेबसाइट का दिखा दें ताकि जिसकी कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी कि एपीके ब्लॉग होता क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जी भी व्हाट्सएप मैंने सर्च किया, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी हो रही है। ये जी जी भी व्हाट्सएप की वेबसाइट आ गई। ये उन्होंने डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ है कि यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होना भी शुरू हो जाएगा। ये देखें जी डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये एपी के साइट की मिसाल है। या कोई और मैं कह देता हूँ, स्नैपचैट फ्रॉड। ये देखें जी फाउड स्नैप, ये भी एपीके की मिसाल है। इन्होंने सॉफ्टवेयर इधर डाउनलोड करवाने के लिए दिया हुआ है। ये कहते हैं कि हमने रिमूव डाउनलोड लिंक रिमूव कर दिए। बहरहाल ये एक अलग बात है, मैं बताता हूँ कि ये क्यों ये बात आ रही है। ठीक है।
काफ़ी है जुनेद ये एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल काफ़ी है। इन मतलब ये इनको क्लियर हो जाए कि सिंपल ये वन पेज वेबसाइट है। अब वन पेज भी हो सकती है, मैं बताता हूँ कि ये क्या सीन है। अब आगे वही बात आ गई है कि माइक्रो भी एपीके साइट्स होती हैं, मैक्रो भी होती हैं। यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो का मतलब होता है डेडिकेटेड साइट। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि अभी मैंने ओपन की थी वो, एक मिनट, मैंने ये फाउड व्हाट्सएप ओपन की है ना, ये साइट, तो ये सिर्फ फाउड व्हाट्सएप, सॉरी फाउड स्नैप को ही कवर कर रही है कि स्नैपचैट है कोई फाउड व्हाट्सएप के रिलेटेड है। यानी कि इसमें हमने फाउड स्नैप ही देखा है, इसमें ये नहीं है कि हमारे पास कोई और फोटो एडिटिंग की ऐप भी आ जाए, वीडियो की भी आ जाए। यानी एक होती हैं बाज़ साइट्स जिनको मैक्रो साइट्स कहते हैं, ये आगे लिखा हुआ भी है। यानी ये मैक्रो साइट्स का मतलब ये है कि एक किस्म का मिक्सचर टाइप बना हुआ, जैसे मैं दिखाता हूँ जी, एपीके प्योर, ये एक साइट है, एपीके प्योर। ये देखें, उस पे ऐसे ढेरों सी एप्स पड़ी हुई हैं, गेम्स भी पड़ी हुई हैं, देखें आप, ये पॉपुलर एप्स, कैपकट, टिकटॉक, हर चीज़ पड़ी हुई है। ये मैक्रो है, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हर किस्म का, वो जैसे गेस्ट पोस्ट के ब्लॉग्स होते हैं जिनमें टेक के रिलेटेड भी आ रहे होते हैं ब्लॉग्स, हेल्थ के रिलेटेड भी आ रहे होते हैं, इस तरह सारा कुछ। अब अगर एक मिसाल है कि कोई एक बंदा जो सिर्फ कैपकट पे बैठ गया बना के साइट, चाहे उस पे एक आर्टिकल है, 10 हैं, 50 हैं, वो डेडिकेटेड होगी, तो दैट विल बी मैक्रो, माइक्रो सॉरी, ये वाली। अब ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी होती है? ज़्यादा बेनिफिशियल ये माइक्रो होती है, जो डेडिकेटेड ब्लॉग्स होते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपको अथॉरिटी बनाने में बड़ी आसानी हुआ करती है। ठीक है, डॉक्टर बनते हैं ना एमबीबीएस के बाद, जो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो उनकी एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है। कोई दिल का डॉक्टर बन गया, कोई आंखों का बन गया, कोई किस तरह स्किन स्पेशलिस्ट बन गया। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो एक मुहावरा भी है इंग्लिश का। तो ये माइक्रो वाला गूगल समझता है कि ये जो है वो मास्टर ऑफ वन है, मास्टर ऑफ नन नहीं है। ये ज़हन में रखना आप लोग। ये मैक्रो वालों का मसला ये है कि ये कहते हैं जनाब, गूगल इनको ये समझता है कि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। यानी इन्होंने डोमेन हर टच की हुई है। एक्सपर्टी इनकी तब तक नहीं बनती जब तक ये अथॉरिटी नहीं बन जाती। अब ये देखें, ये अथॉरिटी बनने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ 20-20 लाख बैकलिंक्स बना हुआ है, गूगल के नज़दीक इनकी अथॉरिटी है। जो न्यूज़ साइट आएगी वो अथॉरिटी कैसे बनाएगी? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसलिए गूगल इनको माइक्रो साइट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टूल बेस्ड और एपीके में क्या फ़र्क है। टूल बेस्ड में पहले बता चुका कि टूल बेस्ड में आप खुद या चैट जीपीटी या डेवलपर वो टूल बना रहा होता है अपने हाथ से। एपीके के अंदर हमने किसी और की बनी हुई ऐप को अपनी साइट पे दे देना होता है कि ये ऐप हमने दी हुई है, आप डाउनलोड करो। ठीक है जनाब। यानी टूल के अंदर आपको या डेवलपर हायर करना पड़ेगा ये टूल के अंदर, या फिर आप खुद बनाओगे, चैट जीपीटी से बनवाओगे, वट एवर जो करोगे वो आपकी ही, यानी कि वो प्रॉपर्टी होगी चीज। ठीक है, जो एपीके है ना, हो सकता है एक एपीके, एक मिसाल है, जीबी व्हाट्सएप पे हो सकता है 2 लाख साइट्स हो। हमें नहीं पता किसने बनाया जीबी व्हाट्सएप, लेकिन हम लोग दे रहे हैं। अभी मैंने वो साइट भी दिखाई थी। अब आ जाते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं एपी के ब्लॉगिंग के अंदर। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली बात ये है कि बाज़ औक़ात इस पे एडसेंस, गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा होता, बाज़ औक़ात रिजेक्ट हो रहा होता है बार बार। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आई हैव एवर सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके 30+ मरतबा उन्होंने बार बार अप्लाई किया, एट लास्ट वो कामयाब हुए एडसेंस अप्रूव करवाने में। एडसेंस अप्रूव ना होना ये नहीं है कि आपका साइट या आपकी जो पूरा एक ब्लॉग है वो नाकाम हो गया। एडसेंस से रिलेटेड इसका मतलब होता है पैसा चैसा। हमारा अल्टीमेट गोल तो पैसा ही है ना, पैसा बनाना है ना हमने। अगला काम ये है हमारे साथ एपी की ब्लॉगिंग में एक मसला ये है कि ये इंटरनेशनली माइक्रो साइट्स फ्लिप नहीं होती। माइक्रो साइट्स इंटरनेशनली फ्लिप नहीं होती, जैसे फ्लिप या मोशन इन्वेस्ट या इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की साइट्स हैं, बाहर के लोग ज़्यादातर ये साइट्स नहीं ले रहे थे। माइक मैक्रो का हो सकता है, दे कैन बी सेल्ड,
ठीक है, उनको सोल्ड, तो इसलिए उनको बेचा जा सकता है। आगे हमारे पास एक आ जाता है डीएमसी का इशू। ये सबसे खतरनाक किस्म का इशू है जो हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन आई विल टेल यू पीपल कि कैसे इससे बचा जाता है। डीएमसी ये कहते हैं डिजिटल माइलेनियम एक्ट को। ये एक यूएस का कानून है, एक किस्म का लॉ उन्होंने बनाया हुआ है कि ये काम आप अपनी साइट पे करोगे तो आपको डीएमसी आएगा। ये वही बात है कि एक किस्म का उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की को आप यूज कर लेते हो। जैसे होता है कि ये ज्यादातर राइटर्स हजरात पाकिस्तान में कर रहे होते हैं कि किसी का लिखा हुआ आप आर्टिकल शेर वगैरह कुछ इस तरह से आप जो है वो अपने नाम से पब्लिश करोगे तो अगला बंदा क्लेम करता है कि ये चीज़ मेरी थी। यूएस के कानून के मुताबिक डीएमसीए वो भेजते हैं जब उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ये कब आता है ये भी मैं बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है जुनेद? जी बिल्कुल क्लियर हो गया है। और हाँ बिल्कुल क्लियर ही है। हाँ, यहाँ तक कोई किसी को मसला मसाइल किसी को कोई इशू है तो क्वेश्चन है तो बताएं। पूछे, पूछता हूँ मैं जी से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। गूगल एडसेंस क्या होता है जी? जी, गूगल एडसेंस गूगल के रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है दैट इज अटैच्ड टू यूट्यूब एंड वेबसाइट्स। मोनेटाइजेशन कहते हैं जनाब, आप अपने ब्लॉग्स और यूट्यूब को मोनेटाइज करते हो। यानी हमारा बेसिक पर्पस मैंने पहले बताया कि पैसा बनाना है, वेदर यू आर अ यूट्यूबर वेदर यू आर अ ब्लॉगर। किसी ने बना के यूट्यूब चैनल पे अगर वो व्यूज वगैरह हासिल कर रहा है या वेबसाइट बना के रैंक कर रहा है तो उसका अल्टीमेट गोल वो पैसा जैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए एक मेथड होता है मोनेटाइजेशन, उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। तो ये मोनेटाइजेशन का एक किस्म का नेटवर्क है जो गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है ऑफिशियल, जिसको गूगल एडसेंस कहते हैं। ठीक है, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं और हम ब्लॉगर्स हजरात भी यूज़ कर रहे होते हैं ये चीज़। यानी कि गूगल देखता है, एडसेंस देखता है कि आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर कितने व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं या आपकी वेबसाइट पे विजिटर वगैरह कितने आ रहे हैं। तो एडसेंस के थ्रू वो एडवर्टाइजर एड्स लगवाता है हमारी वेबसाइट या हमारे चैनल पे। तो उन एड्स के हमें पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, वो एड्स कौन लगाते हैं? वो एड्स लगाने वाले पब्लिशर होते हैं। यानी कि वो एड्स एड्स जो रन करने वाले लोग होते हैं वो बिजनेस वगैरह के एड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऐड होते हैं। अब वो लोग जिनके एड्स होते हैं वो गूगल को कहते हैं कि भाई आप हमें हमारी किसी साइट पे ऐड लगवा दो, हम आपको इतने पैसे पे करेंगे। गूगल पर हमारे साथ रब्ता करता है या हम उसके साथ रब्ता करते हैं, हमारी साइट पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे वो एड्स रन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो तो दरमियान में कोई ना कोई ऐड आ रहा होता है, उसको स्किप करना पड़ता है। दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू गूगल एडसेंस। या आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे एड्स आ रहे होते हैं। उन एड्स पे पैसे मिल रहे होते हैं गूगल को भी और उस साइट के ओनर को भी, और पैसे पे करने वाला कोई ना कोई बिजनेस ओनर, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने वाला होता है। तो आई होप इट विल बी क्लियर। ठीक है मेहदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब है कि सैस वेबसाइट क्या होती है? सैस वेबसाइट जो होती है ना वो एक किस्म का आप जो है ना वो अ, अपना यूं समझ लें कि एक किस्म का प्रोडक्ट टाइप अपना एक जो है ना वो लॉन्च करते हो इसके अंदर, यार गूगल के अंदर सैस ऐसे प्रोडक्ट्स हो यानी आप अपनी किस्म की सब्सक्रिप्शन टाइप दे देते हो या इस तरह के ऐसे जो वेबसाइट्स होती हैं जो सैस होती हैं। अब मिसाल है, मैं नेटफ्लिक्स की मिसाल देता हूँ। ठीक है, नेटफ्लिक्स एक किस्म का सैस प्रोडक्ट है। क्यों? यूज़र आ रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, उनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह हो रही है। या डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर वन प्रोडक्ट या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सैस के अंदर आ रही होती हैं। तो वो एक किस्म का मेरे ख्याल मुताबिक जो है ना वो एक्सपर्ट लेवल के ब्लॉगर्स जो ज़्यादा मांग है वो उसी रिलेटेड सैस के है। नेटफ्लिक्स भी सबसे बड़ा सैस का प्रोडक्ट है, इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की साइट्स हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है मेहदी के, वो दो क्वेश्चन है उनमें दोनों को इकट्ठा बता देता हूँ। DMCA क्या होता है? और उसी के साथ ये भी क्वेश्चन है कि सर DMCA मतलब इशू सिर्फ US में लागू होता है?
जी, डीएमसी मैंने बताया कि वो यूएस का एक कानून है। लागू होने का मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया की साइट्स के ऊपर, वो एक किस्म का कॉपीराइट रिलेटेड बात होती है। मैं दोबारा ये बताना शायद भूल गया। कॉपीराइट रिलेटेड वो बात होती है। और वो डीएमसीए इश्यूज जो है ना, वो लॉ उन यूएस वालों का है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सब पे होता है। ठीक है, सब पे कैसे होता है कि उन्होंने को पुलिस वगैरह नहीं भेज देनी होती हमारे घर में। वो सिंपल साइट या चैनल उड़ा देंगे, हमें भेजेंगे कि आपने हमारा नाम, हमारा प्रोडक्ट, हमारी चीज़ इस्तेमाल की है, तो ये डीएमसीए की हमारे पास आ जाएगी ईमेल वगैरह। फिर वो अगर ज़्यादा इफेक्टिव डीएमसीए हुआ तो वो होस्टिंग होस्टिंग को, डोमेन को भेज देंगे। ठीक है, बाजू का साइट बिल्कुल ही गूगल जो है वो उड़ा देता है। इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं डीएमसीए के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इस डीएमसीए से कोई भी महफूज नहीं है एपी के ब्लॉगिंग के अंदर, चाहे वो लॉ है यूएस का या जहाँ का भी है, लेकिन हम लोग भी उस लॉ के अंडर आ रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी के लोग। आगे जी। जी ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जी, एपी की साइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी, ये तो मे भी आप आगे बताएंगे ना। मैं मेरे पास हैं आगे चीज़ें। ठीक है। ये फरहान साहब का क्वेश्चन था, तो ये आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ टूल बेस्ड साइट एंड टेल मी पोटेंशियल ऑन दिस टाइप ऑफ साइट। मैं तो यार, टूल बेस्ड वेबसाइट का। टूल बेस्ड के लिए आप यूट्यूब वाली ओपन कर ले और ट्यूब टेक या ना। यार, टूल बेस्ड वेबसाइट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ मसाइल ये हैं कि बाज़ औक़ात सर्च बहुत वोलेटाइल होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ऑनलाइन नोट पैड, मैं शॉर्ट शॉर्ट बात करूँगा। ये ऑनलाइन नोट पैड है भाई, ये टूल एक किस्म का बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं ऑनलाइन नोट पैड। ठीक है, ये किस्म की टूल बेस्ड वेबसाइट है, लोग आ रहे हैं, अपने टूल बनाया हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस है। एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, बात करते हैं, मैंने बाद में बताया भी होगा, सर्प वोलाटिलिटी। सर्प वोलाटिलिटी का मतलब ये होता है, सर्प कहते हैं गूगल पे मौजूद पहली 10 साइट को सर्प कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहली 10 साइट्स कितनी चेंज हो रही हैं। ज़्यादातर टूल बेस्ड वेबसाइट का सर्प वोलाटाइल हुआ करता है। ठीक है, तो वोलाटाइल होने का मतलब ये है, ये अब मेरे पास मैं देख लेता हूँ। वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि इनकी जगह पक्की पक्की होती है, या पहली दूसरी ये पक्की खड़ी हैं। ये रैपिड टेबल्स, आज देखो कल देखो, किसी और कंट्री में देखो, ये इधर दूसरे पहले पे खड़ी खड़ी है। इसका मतलब है शार्प वोलेटाइल है। कुछ ऐसी निशेज हैं, जैसे ये बहुत कंपेटिटिव निश है ऑनलाइन नोटपैड, तो ये इधर खड़ी हैं। लेकिन ये है कि बाज़ ऐसे टूल्स हैं जिनके ऊपर गैप बहुत पड़ा हुआ है, तो उन पे अगर रैंक हो जाओ तो ये जाहिर है कि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूज़र आ रहा है, यूज़र चूज़ कर रहा है। अब मेरे पास तो ये एड ब्लॉकर लगा हुआ है, इनके एड्स भी चलते हैं, तो उसका जाहिर है कि हैवी रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर तो सर्प वोलाटाइल ना हो, आप लोग देख लो, तो जनाब भले भले पैसा ही पैसा है। अगर सर्प वोलाटाइल है तो फिर मसला कश्मीर है। देखो, टिकटॉक के ऊपर है कि जी टिकटॉक डाउनलोडर, वो भी एक टूल ही है, मैं दिखा देता हूँ इधर। ये जनाब, ये साइट ये भी उसी तरह खड़ी है। ये साल पहले भी हम सर्च करते थे तो इधर ही थी, ये भी इधर ही थी, अब भी सर्च कर रहे हैं। देखें जी, सेम रश के मुताबिक 124 मिलियन इसके विजिट हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप अंदाजा करो, इसकी अथॉरिटी स्कोर 93 है। अब ऐसी निशेज के ऊपर जाके compete करना, मैं कहता हूँ कि हैवी है। लेकिन बाज़ टूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप जाके compete कर सकते हैं। तो जाहिर बात है कि जब उनका सर्च वॉल्यूम होगा तो पैसे शैसे तो बनाएंगी निशेज। दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, तो बड़ी आसानी से जो है ना वो, लेकिन ये है भी थोड़ा कॉस्टली इसलिए होती है कि उसमें आपको टूल भी बनाना पड़ता है पैसे जैसे देकर, अच्छा डेवलपर हायर करना पड़ता है, फिर ऑफ पेज करनी पड़ती है, ये सारे मसाइल होते हैं। आगे क्वेश्चन कोई। जी आगे क्वेश्चन है, बिल्कुल आगे क्वेश्चन है जी। एक ये असमा ने क्वेश्चन किया है, वेबसाइट भेजी है।
ये फिर लास्ट पे जो है थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, उन्होंने वेबसाइट भेजी है कि इसको रिव्यू करके दें, हमारी ट्रैफिक नहीं आ रही, वो बाद में आखिर में। अच्छा, ये क्वेश्चन अगला है, सर ये जो वेबसाइट पर आ रहा होता है कि ये ऐड दिखाएगा तो डॉलर मिलेगा, ये साइट अथेंटिक होती है? समझ नहीं आई मुझे। मैं आपको बताता हूँ सिंपली, उनका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ था कि कुछ वेबसाइट्स पे ऐड शो हो रहे होते हैं और लिखा होता है कि क्लिक करें और डॉलर कमाएं, यार नहीं, वो सारे फेक होते हैं, वो जस्ट उनके एड्स वगैरह वो होते हैं। किसी ने ऐड चलाया हुआ होता है, बेसिकली वो एडवर्टाइजर होता है, उसने दिए हुए होते हैं पैसे जैसे वेबसाइट वाले को, तो मिलते नहीं है पैसे, हमें पाकिस्तानियों ने ड्रामा शायद बनाया हुआ है बस। दुनिया में इजी इनकम एग्जिस्ट नहीं करती है, कि ये जेन में रख ले, खास तौर पे ऑनलाइन वर्क के अंदर जो है ना वो कोई जो है ना वो जल्दी वाली इनकम वाला सीन बड़ा कम ही हुआ करता है। तो होते हैं, लेकिन उसमें जाहिर ही बात है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फ्लिपिंग में या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वेबसाइट बेचने के लिए हम जाते हैं तो माइक्रो को क्यों नहीं लेते, मैक्रो को क्यों ले लेते हैं? यार इसके सबसे बड़ा मसला डीएमसीए वाला है ये। कुछ लोगों के नज़दीक जो है ना वो अनएथिकल चीज़ है कि आप किसी का बना हुआ सॉफ्टवेयर किसी अपनी साइट पे यूज़ कर रहे हैं। बाज़ पाकिस्तानी मुस्लिम्स के रिलेटेड भी ये एक अनएथिकल चीज़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाज़ मौलवियों से पूछो, हो सकता है वो कहेंगे ये एक हराम चीज़ है, ठीक है। बाज़ लोगों के नज़दीक ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, ठीक है। इसलिए ये सबसे बड़ा मसला होता है डीएमसीए का, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसलिए इसलिए भी नहीं बिकती क्योंकि इनमें हैवी वाला पोटेंशियल नहीं है। आप कहो ना कि ये एपी के माइक्रो साइट 30,000 डॉलर पर मंथ बनाए, नहीं बनाती। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 3 से 5 हज़ार डॉलर पर मंथ बना सकती है माइक्रो, जहाँ तक मेरा नॉलेज है लिमिटेड। अगर वो रियल काम किया जाए, अगर वो सीपीएम वगैरह ना किया जाए, तो 3,000 डॉलर इज पॉसिबल। इवन कल भी मेरी एक बंदे से बात हुई है तो उसकी साइट 200 डॉलर पर डे बना रही है, ठीक है। बहरहाल वो डीएमसीए वाली इश्यूज की वजह से वहाँ पे इंटरनेशनली कुछ जा रही होती हैं साइट्स, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं ले रहे होते, पाकिस्तानी लोग लेते हैं जो सीपीएम करते हैं। अच्छा जी, अगला है कि मैं भी ये तो आप आगे करवाएंगे, हाउ टू डू एसईओ ऑन एपी के साइड, ये तो आप आगे करवाएं, बताएंगे, इनको बता देंगे ना, गाइड हम्म। कर देंगे। अच्छा, ये आगे आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी कि सर एक दो ऐसी भी देखी हैं जो फाइल को, अच्छा ये हाँ बिल्कुल, ये मिनहाज ने कहा है कि एक दो ऐसी भी देखी हैं जो कि एक्सेल को कन्वर्ट करती हैं किसी और फॉर्मेट के अंदर, वो भी टूल बेस्ड। वो टूल बेस्ड है भैया। आई थिंक सबके क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। दो हम्म। क्वेश्चन हैं जो कि एंड पे जाने हैं, तो अभी तो क्वेश्चन क्लियर हैं, सारे क्लियर हैं जी, आगे चलेंगे। अच्छा जी, विदाउट एनी डिले जाते हैं। वो देखना जुनेद अपना मीटिंग का टाइम नहीं, ये पेड है, पेड है, चलो ठीक है मजे जी। से करें मीटिंग। नीश सिलेक्शन पे आ जाते हैं भाइयों। सबसे पहला टास्क दैट विल मेक यू बिलियनियर, मैं कहता होता हूँ, या फिर आपको जीरो भी कर सकता है। सबसे पहली बात, निश सिलेक्शन, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है जो आपको बड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से, इमोशनल हुए बगैर, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो आपको सिलेक्ट करना होता है अपने ब्लॉग के लिए। निश कहते हैं जी टॉपिक को, ठीक है, निश टॉपिक को कहते हैं। और ये ही आपका मेक एंड ब्रेक होता है। मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, मेक एंड ब्रेक ऑफ द ब्लॉग, यही है सारा कुछ। सबसे पहली बात आ जाती है जी सर्च वाली। हम पहले पहले तो आप एक किस्म का कीवर्ड टाइप एक सर्च करते हो। मैं बताता हूँ कैसे। सैमरश वगैरह डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ हम कर रहे होते हैं, एचआरएफ यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम निशेस ढूंढते हैं, ठीक है जी। ये आखिर पे मैंने लिखा हुआ है कि आप कैसे एपी के निशेस फाइंड आउट करोगे। आप सैमरश में जाके सिर्फ एपी के लिखो, डिफरेंट किस्म के आगे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कीवर्ड्स आएंगे। मोड एपी के लिखो, हैक्ड वर्जन लिखो, क्रैक्ड लिखो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर लिखो, फॉर पीसी लिखो सैमरश में, फॉर एंड्रॉयड लिखो। अलॉट ऑफ चीज़ें हैं, जितनी एक्सप्लोर करते जाओ कम है, ठीक है भैया।
एपीके मोड, एपीके आप सर्च करोगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उसको उसके आगे सर्च वॉल्यूम भी लिखा होगा। सर्च वॉल्यूम कहते हैं जनाब कि आपका एक क्यूरी, आपका एक चीज, आपका एक कीवर्ड जो यूजर सर्च कर रहा है वो एक मंथ में कितनी बार सर्च हो रहा है, उसको सर्च वॉल्यूम कहते हैं। ओवरऑल द वर्ल्ड होता है, ठीक है। जो कीवर्ड एवरीवेयर है वो थोड़ा सा यूं समझ लें प्रीमियम टाइप है, यानी कि वो ज्यादातर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज का डेटा दिखा रहा होता है, गरीब लोगों का डेटा वो नहीं दिखा रहा होता, बस दिखा रहा होता है। बहरहाल ज़्यादातर उसमें बड़े लिमिटेड किस्म के ऑप्शंस होते हैं, तो वो बड़े कम 4 5 6 कंट्रीज का डेटा दिखाता है। जो सैमरश एचआरएफ है वो हर मुल्क का तकरीबन सर्च वॉल्यूम दिखाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर्च वॉल्यूम का। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उसके रिलेटेड ही निश होगी, ठीक है जी। जो एपी के ब्लॉगिंग है उसमें कम अज कम मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 30,000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए, एक न्यू बी जिसको जो है ना वो बस थोड़ा बेसिक नॉलेज है ना, वो 30,000 मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम उसका होना चाहिए। 30,000 बहरहाल मैं तो आए आए मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा ऑनेस्टली अगर बताऊं तो कम अज़ कम मैं जो है ना वो मेरी मैंने जो पहला ब्लॉग फ्लिप किया था उसकी उसका सर्च वॉल्यूम था 1.2 मिलियन मेन कीवर्ड का। और एक दो ब्लॉग अभी मेरे पास चल रहा है जो 2 मिलियन प्लस उसका सर्च वॉल्यूम है। लेकिन जाहिर है इन पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 30,000 कम अज कम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए एक कीवर्ड का। एक कीवर्ड मैं ये अभी मेरे पास एक साइट है सुहेल सरदार बलोच, इन्होंने कीवर्ड एवरीवेयर फ्री दिया हुआ है, तो मैं आपके सामने जीबी व्हाट्सएप सर्च करता हूँ। ये ग्लोबल है, ठीक है। तो मैं इसका वॉल्यूम चेक करता हूँ, आप देख लें आपके सामने ही होगा। ये देखें जी कितना सर्च वॉल्यूम है, ये तकरीबन होगा 1.3 मिलियन पर मंथ है। ये चीज़ देखो आप लोग, ठीक है। अब देखो 30,000 से ज़्यादा है ना, चलो मैं कोई और सर्च कर लेता हूँ छोटा सा कीवर्ड जिसका थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम हो। 6,73,000 है जी। ओके हो गया, पहली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। कम अज कम 30,000 इधर मेन कीवर्ड का हो। मैं सपोर्टिंग कीवर्ड की बात नहीं कर रहा, मेन कीवर्ड आपकी मेन निश की बात कर रहा हूँ। वो कम अज कम 30,000 होनी चाहिए, जितना ज्यादा होगा बेहतर है, ठीक है जी। वो लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, बेहतर है। फिर आपने सर्च वॉल्यूम देख लिया जी, अब मैंने देख लिया कि जो है वो सर्च वॉल्यूम वो ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ आ गया। कीवर्ड एवरीवेयर से आपको सर्च वॉल्यूम ठीक समझ नहीं आ रहा, आप सैम रश यूज़ करो। मैं लिख देता हूँ एसईएम रश या एचआरएफ पेड यूज़ करो, जहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम बेहतर ग्लोबल देखना है, ठीक है जी। आगे आ जाओ जी, वेबसाइट के सर्प देखो। मैंने ये आपके सामने सारा कुछ कर रहा हूँ। जीबी व्हाट्सएप मैंने सर्च कर लिया। अब मैं मोज का डीए देखूंगा, मेरे पास ये मोज इंस्टॉल है लेकिन चल नहीं रहा फिलहाल, ठीक है। आपके पास पेड होगा, आप मोज का डीए देखोगे। डीए क्या चीज़ है मैं ये बता देता हूँ, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। गूगल की नज़र में हर वेबसाइट की एक डोमेन अथॉरिटी होती है, ठीक है। यानी गूगल के नज़दीक वो साइट कितनी मंजूर नज़र है, कितनी ज़्यादा पसंदीदा है, उसको डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। अब वो डी ए मोज का होता है, DRHRF का होता है, ये चीज़ें इनमें रखना। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये इन टूल्स के अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो हम पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकें कि ये किन किन बेसिस पे डीए वगैरह कैलकुलेट हो रहा होता है। आपने देखना है जी 30,000 सर्च वॉल्यूम ओके हो गया, ये फाइनल है हमारी तरफ से बात। डीए देखा, कम अज कम लेस देन 20 डीए साइट्स 2 3 सर्प पे होनी चाहिए। पहली 10 साइट के अंदर, ये मेरे पास सर्प खुल गया, पहली 10 साइट के अंदर कम अज कम 2 से 3 साइट 20 डीए से कम होनी चाहिए।
जितनी ज्यादा कम होगी, हो सकता है आपको एक दो डीए वाली साइट मिल जाए, हो सकता है जीरो डीए वाली साइट मिल जाए, हो सकता है सारी साइट 20 वाली हो। ये 20 कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा तगड़े लोग हैं, दिल गुर्दा रखने वाले लोग हैं, ठीक है। जितना डीए कम होगा उतनी डिफिकल्टी कम होगी। आगे एक और चीज जो शायद आप नहीं हुई हो, केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी, इसको मैं ऐसे मानता नहीं हूँ। मैं नहीं मानता, लोग एसईओ के मानते हैं, ठीक है जी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी सेमरश वगैरह सारा कुछ यू दिखा रहे होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो कीवर्ड डिफिकल्टी कोई मैटर नहीं करती। बहरहाल जनाब, लोग कहते हैं जी 30 से कम हो कीवर्ड डिफिकल्टी, मान लिया जी 30 से कम होगी। अब ये पता नहीं कम कब साइन है या ज्यादा का है, मैथ नहीं पढ़ी हुई मैंने। बहरहाल जी डीए देख लिया, आगे आ जाओ डीआर पे। ये जी हमारे पास एचआरएफ का टूल है, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, फ्री है, ठीक है। इधर से डीआर पता चलता है, डीआर कहते हैं जी डोमेन रेटिंग को। ये एचआरएफ का एक टूल है जो बैकलिंक्स की बेस पे, ज्यादातर बैकलिंक्स की बेस पे कैलकुलेट हो रहा होता है। आपने ये भी कोशिश करनी है कि ये सेम कम से कम लेस देन 20 डीआर की साइट्स इधर भी होनी चाहिए, लेस देन 20। कम से कम एक दो तीन, जितनी ज्यादा होंगी बेहतर है, उनको फिर हैंडल टैकल करना आसानी होगी। अब मैं इस पहली साइट का डीआर आपके सामने चेक कर लेता हूँ। मैंने लिंक देखा, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको पेस्ट किया, डॉट पीके वाली, चलो डोमेन है, आगे बताते हैं कि ये क्यों है। ये देखें जी 28 है, पहली साइट हमारे हाथ से निकल गई। ये लिंकिंग डोमेन्स याद रखना कि ये क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ आगे। चलो कोई और साइट देख लेते हैं जी जो थोड़ी गरीबाना सी हो, जिसके भी ज़्यादा होगा डीआर। चलो नीचे, यानी हमने वन बाई वन मैनुअली जो है ना वो चेक करना है सर्प की साइट को, कि कोई ऐसी साइट जो डी आर कम वाली, उसको हम फिर कंपेटिटर मान लेंगे, हमारा मुखालिफ है, हमने रेप्लिकेट करना है, ठीक है। असल बात रेप्लिकेट, डुप्लीकेट नहीं होता, रेप्लिकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब एज इट इज, ये भी जनाब तगड़ा बंदा है, 40 वाला है। बहरहाल जी ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से हम। ये डॉट एस यू वाली इसका काम होगा, आई होप। जी इसका भी ज्यादा है भाई। चलो बहरहाल मिल ही जाएगी साइट, में आगे इसको मूव कर नहीं रहा, आप लोग खुद देखोगे। डी आर काम वाली साइट, चलो कोई और मैनेज देख लेता हूँ यार। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको भी चलो चेक करते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे आगे जाके। आप लोग देखोगे बहुत सारी निशीज हैं, अब ये कंपेटिटिव हैं जिनके मैं सर्च कर रहा हूँ। ये भी 31 वाला है, चलो बाद में मिल जाएगी हमें। अब देखो जी डी आर हमने देख लिया, 20 से कम वाली साइट्स हों। अगली बात है कि हमने सर पे देखना है कि ईएमडी डोमेन्स हैं, पीएमडी हैं, किस तरह की हैं। ईएमडी कहते हैं जनाब एग्जैक्ट मैच डोमेन को, पीएमडी कहते हैं पार्शियल मैच डोमेन को। ईएमडी का मतलब है किसी ऐप के नाम पे डेडिकेटेड कोई साइट सी बनी हुई है। पीएमडी कहते हैं कुछ ना कुछ चेंज हुआ हुआ है। अब ये देखो, एनएस व्हाट्सएप मैंने कहा, तो एनएस वा डॉट प्रो लिखा हुआ है, ये पीएमडी है, पार्शियल मैच है, पूरा उन्होंने एनएस व्हाट्सएप नहीं लिखा हुआ।
आगे देखो जी, एन एस ऐप डॉट डाउनलोड लिखा हुआ है, ये पीएमडी डोमेन है, पार्शियल मैच डोमेन है, ठीक है। आपने देखना है कि ईएमडी कितनी है, पीएमडी कितनी है, ये दोनों चल जाएंगी, इशू नहीं है। आगे आपने देखना है जी, डीएमसी वाली निश तो नहीं है कोई। मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ, कोई साइट जनाब, कास्टल मोड एपीके। आपने सर्फ को स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है, ये देखो। इसके बाद मैंने कास्ट मोड के कीवर्ड सर्च किया, ये 10 वेबसाइटों के बाद नीचे लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट वी रिसीव्ड यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, वी हैव रिमूव्ड वन रिजल्ट। इसका मतलब है निश के ऊपर कॉपीराइट है। ऐसी निश को कोशिश करें आप लोग चूज ना करें। पहला यही तरीका है, सर्प स्क्रॉल करो, पहले पेज के आखिर पे ये वाले अगर जनाब लिखे हुए हैं तो इस निश को छोड़ दो। अगर रखनी भी है तो उसको अपना मनी वाला प्रोजेक्ट कंसीडर ना करो। आगे आ जाते हैं जी, सर्प वोलेटिलिटी। एपी के निशेज में सर्प वोलेटिलिटी ज्यादातर नहीं होती, वोलेटाइल सर्प नहीं होता, यानी स्टैटिक नहीं होता, ये आपके टूल बेस में होता है। एक और चीज निश सेलेक्ट करते हुए हम लोग देखते हैं डोमेन एज। जितनी ज्यादा कम डोमेन की एज होगी, उतना ज्यादा रैंकिंग के चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास है व्हाट्स माई डी एन एस डॉट नेट, यहाँ से डोमेन एज पता चल जाती है। ये यहाँ से मैं डोमेन की एज चलो चेक कर लेता हूँ कि कितनी है, कितने साल की डोमेन है, कितने मंथ की है। उससे एक किस्म का रफ आइडिया हो जाता है कि ये बंदा 5 महीने में अगर रैंक कर रहा है तो चलो मैं भी रैंक कर जाऊंगा। होप सो, ठीक है। तो जनाब देखते हैं, ये देखें जी, 7 महीने 15 दिन की डोमेन है। ये भी बता दिया भाई, इस तारीख को रजिस्टर हुई थी, 229 दिन हुए अभी तक इस डोमेन को। कुछ ऐसी भी होंगी 3 महीने वाली होंगी, कुछ ऐसी होंगी साल साल वाली होंगी। जिस सर पे आप देखो 4 5 6 7 महीनों में साइट रैंक हो रही है ना, इसका मतलब है निश ठीक है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाओ, अगर ऊपर वाले सारे फैक्टर पूरे हैं। यहाँ तक हो गई हमारी निश सिलेक्शन का मामला। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, जितना कम डीएडीआर होगा, उतनी आसान निश होगी। केडी मैटर भाईजान नहीं करता, कुछ भी मैटर केडी वाला सीन नहीं है। वो मैं बताता हूँ आगे कि कैसे मैटर नहीं करता, बाज चीज़ों में कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी करता, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब गूगल प्रेफरेंस देता है, लो केडी वाले कीवर्ड पहले सर पे आते हैं, वो हाई केडी वाले कीवर्ड को भी रैंक कर रहे होते हैं। डीआर के साथ एक चीज थी लिंकिंग डोमेन्स, वो मैंने कहा था, मैं बताता हूँ। लिंकिंग डोमेन्स का मतलब ये है कि हमारी साइट को कितने कितने कितनी वेबसाइट्स ने लिंक दिया हुआ है, उसका मतलब होता है लिंकिंग डोमेन। ये देखो, हमारी एक साइट के बैक लिंक 415 मजीद साइटों पे बने हुए हैं, ये लिंकिंग वेबसाइट्स हैं। बैकलिंक्स इन 415 पे कितने बने हैं, 1000 बैकलिंक बने हुए। जितनी कम लिंकिंग वेबसाइट्स होंगी, जितने कम बैकलिंक्स होंगे, वेबसाइट को रेप्लिकेट करना आसान होगा, जितना उसी हिसाब से डीआर कम होगा। एक ये बात भी ज़हन में रहे कि आप देखो, आप देख रहे होंगे जी 400 हैं जी लिंकिंग डोमेन, तो ऐसी वेबसाइट का डीआर 31 होता है। आई हैव एवर सीन क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स हो सकता है यहाँ पे 50 लिंकिंग वेबसाइट हो और डीआर इधर 50 हो। यानी क्वालिटी वाली साइट से अगर लिंक मिले हुए हैं तो वो डीआर ज्यादा होगा, ठीक है जी। मैं मैं आम सी मिसाल देता हूँ कि लोग कोशिश करते हैं आम जिंदगी में हमारे जो है वो ताल्लुकात किसी एमपीए एमएनए बैरिस्टर इस तरह के लोगों से हों। क्यों, आम एक ले मैन जो होता है ना, उसके अगर ताल्लुक किसी अच्छे बंदे से होगा ना, लोगों की नज़र में उसकी अथॉरिटी होगी कि फलां बंदे के हाथ ऊंचे हैं। उसी तरह सेम चीज़ है भाई, हमारी ईएमडी पीएमडी डोमेन को अगर जनाब जो है वो हैवी साइट लिंक दे रही है, चाहे हमने खुद परचेज की है, गूगल को यही समझेगा ना भाई, इस बंदे को अथॉरिटी वाली साइट ने लिंक दिया है, तो वो तो कहेगा भाई बंदा तो है, वेबसाइट तो तगड़ी है, इसको भी प्रमोट तो करना चाहिए। तो उस चीज़ का बड़ा फायदा हुआ करता है। यहाँ तक हमारी हो गई डोमेन सिलेक्शन। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। जी मेरी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको।
जी। एक मिनट में बताता हूँ। अच्छा जी, क्या गूगल पे रैंक करने के लिए वेब डिज़ाइन बेस्ट होना ज़रूरी है? वो मैं बताता हूँ। ठीक हो गया। सर ये निश सेलेक्ट करने के लिए टूल्स वो भी बता दें, वो तो बता दिए हैं ना आपको। वो मैंने बताए हैं निश सेलेक्ट करने के लिए जो है ना, वो सबसे पहली बात तो सर्च वाली हम मैंने कहा, वो चीज़ आप SEM रश से देखते हो। ये सबसे सस्ता तरीन टूल है। अकेले लोगे तो आपको 500 से 1000 रुपए में टूल मिल जाएगा, 500 से 1000 में। नहीं नहीं, तीन ज्यादातर सौ में टूल्स मिल का जाता है। कॉम्बिनेशन होता है, जो 10-15 टूल्स होते हैं वो पैकेज 400 में SEM रश मिल जाता है। कोई अगर यहाँ पे अमीर सा बंदा बैठा हुआ है जो ज्यादा हैवी वाली निशेज फाइंड करना चाहता है, HRF ले। HRF के अंदर जनाब वो 5000 के अंदर, 6000 के अंदर टूल्स आते हैं। ये 6000 के अंदर पर मंथ, ये नहीं लाइफ टाइम। तो ये पर मंथ का सीन है। इस SEM रश से बहरहाल हमारा काम तकरीबन हो जाता है। ठीक हो गया। सैमरस 300 का भी मार्केट से मिल जाता है, 200 का भी मिल जाता है। इसका कोई मसला नहीं हाँ है। जी। अच्छा जी, उसके बाद है डीए। बैकलिंक के अकॉर्डिंग होता है, बैकलिंक बनाने से मतलब डीए बढ़ता है। नहीं, DA का मैंने कहा कि वो मोज का एक फैक्टर है। मोज ने नहीं बताया हुआ कि DA कैसे बढ़ेगा। DR इज रिलेटेड टू योर बैकलिंक समहाउ। हमारी ये चीज जो है वो ओपिनियन है, इट इज नॉट द स्टेटमेंट। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड स्टेटमेंट। ओपिनियन का मतलब हमारी ये राय है। HRF ने खुद कोई ऑफिशियली नहीं बताया कि DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बैकलिंक्स। तो समहाउ जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो उसका यही होता है कि क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स अगर आपको मिल रहे हैं या आप बना रहे हैं तो DR बढ़ेगा। DA का ऐसे कोई मोज ने क्राइटेरिया ना बताया है, ना मैंने कोई ऐसे जो है ना वो ज्यादा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं DA देख नहीं रहा होता ज्यादातर। तो मोज का DA होता है, HRF का DR होता है। बहरहाल ये एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप ये समझ लो कि गूगल के नज़दीक अथॉरिटी का स्कोर जो होता है ना, SEM राशि में उसे अथॉरिटी स्कोर कहते हैं, वही DA DR ही होता है। कितनी ज्यादा कंपैटिबल साइट है आपकी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जी अगला क्वेश्चन आयशा बतूल ने पूछा है। आयशा, मुझे आपकी समझ भी नहीं आई कि क्या पूछा है आपने। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका आया है कि निश क्या है। तो निश वो टॉपिक है जिस पे आप जो है वो कंटेंट कवर कर रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद मिनहाज ने क्वेश्चन पूछा है। तो मिनहाज, हाँ बिल्कुल, आपने जो देखी है वो एपी के साइट ही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, डीए मिनिमम कितना होना चाहिए? नेट का इशू आ रहा था। DA 20 से कम होना चाहिए। 10 हो, 20 हो, 1 हो। जीरो DA वाली साइट सबसे आसान होती है रेप्लिकेट करना। जितना कम आपको मिल सके, जितनी आपकी किस्मत अच्छी होगी। अच्छा उस्मा, आपने पूछा है कि एफिलिएट की निश सिलेक्शन के लिए यही रूल होता है। तो नहीं, वो उसको थोड़ा हम लोग इधर डिस्कस नहीं करना चाहते। अ, उसको अलहदा ये रहने। APK ब्लॉगिंग है, APK आईपी के के रिलेटेड प्रॉब्लम। बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम 30,000 से कम हो तो फिर इशू क्या होता है? इशू ये होता है, मैंने पहले बताया, हमारा बेसिक पर्पज है पैसा बनाना। टाइम पास करना हमारा कोई पर्पज है ही नहीं। ठीक है, जब हमारी साइट पे यूजर ही कम आएंगे, अकेले जो हम बैठे हों, 10 बंदे आ रहे हों दिन के, पैसा भी नहीं बनेगा। हमें टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा, पैसा लगाने का फायदा, हमारा टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, लोग आप, एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि लोग हॉस्पिटल के बाहर फ्रूटों की रेडी क्यों लगाते हैं, वजह क्या होती है? वहां पे लोग आते हैं, वहां पे खरीदते हैं। आपने कम ही देखा होगा ना किसी हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी के वार्ड के सामने जो है वो पिज्जे वाला खड़ा हो, कम ही होता है। ठीक है, फ्रूट वाले खड़े होते हैं ना, क्यों? वहां पे नीड है, लोग वहां पे आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनका बिजनेस है। हमारा बिजनेस है ये, ब्लॉगिंग इज फुल टाइम बिजनेस। हमारा बस मकसद है पैसा कमाना। हमारी साइट पर यूजर आएगा, हमें पैसे मिलेंगे। यूजर नहीं आएगा तो हम वेले बैठे रहेंगे। अच्छा। सर्च वॉल्यूम इज रिलेटेड टू यूर, यूं समझ लें कि वो सर्च वॉल्यूम आपके ग्राहक हैं जो आपकी साइट पे आ रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीएमडी ईएमडी डिफरेंस और किस रीजन में टारगेटेड ऑडियंस देखें? सब यूएस यूके में करते हैं क्या? दुनिया में कोई और रीजन नहीं है इनके अलावा? मैं बताता हूँ जी। PMD मैंने कहा जी, EMD कहते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन को। मैं मिसाल दे दूं जी, www.whatsapp.com, ये फुल
यूं समझ लें भाई, EMD है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है। अगली है PMD, जैसे हमने देखा www.GB वट्स डाउनलोड .com, ये PMD है। क्यों? इसका कीवर्ड है GB व्हाट्सएप, लेकिन हमने पूरा नहीं लिखा GB व्हाट्स, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अगली बात ये है कि रीजन कौन सा देखें। हम रीजन करते हैं इसमें, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ ग्लोबल, पूरी दुनिया का। ये जो इंडियन, ये सॉरी, AP के निशेज होती हैं, ये ज़्यादातर इंडिया के अंदर सर्च वॉल्यूम होता है, बांग्लादेश के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर होता है, कुछ प्रीमियम कंट्रीज US साउथ अफ्रीका के अंदर होता है। आपको ज़्यादातर निशेज ऐसी मिलेंगी जो इंडिया में उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा। बहरहाल आप सेलेक्ट करोगे ग्लोबली, सर्च वॉल्यूम आप वो देखोगे। ठीक है। जो है जनाब आपका किसी स्पेसिफिक रीजन रीजन को देखना, उसको कहते हैं, वो CCTLDs होती हैं जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। ठीक है जी। वो लैंग्वेज स्पेसिफिक साइट्स का भी यही सीन होता है कि वो आपका किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक रीजन को वो टच कर रही होती हैं। जैसे कि अभी मैंने GB व्हाट्सएप की एक साइट खोली थी जो कि .PK वाली डोमेन पे थी। ठीक है। .PK से मुराद है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट किया है। हो सकता है कोई साउथ अफ्रीका की .co.uk हो सकता है, UK की। अब उसमें सीन ये होता है कि हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं, हमारा रीजन लिमिटेड हो गया, हमारी ऑडियंस लिमिटेड हो गई, हमारा कंटेंट लिमिटेड हो गया। हम ज़्यादातर AP के वाले लोग इस ग्लोबल के अंदर जाते हैं कि हमारी वो साइट सब लोगों के लिए हो। आगे जी। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है कि बैकलिंक की सर्विस जो है फाइवर पर लोग दे रहे होते हैं, बैकलिंकिंग क्या होती है? वो मैं बताता हूँ ठीक है जी। उसके आगे। बाद अ, कह रहे हैं कि यसीन खान कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग के लिए भी सेम मेथड होगा। तो अभी यसीन, हम लोग जस्ट AP के ब्लॉगिंग पे जा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग के लिए जो निश सिलेक्शन का मेथड होता है वो सेम होता है, लेकिन सर्च वॉल्यूम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में, अगर US की निशेज आप फाइंड कर रहे हो तो 8-10 हज़ार भी सर्च वॉल्यूम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग का US के अंदर गुजारा चल जाता है। ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, एज अ बिगनर हम कितनी माइक्रो AP के वेबसाइट बनाएं? भाई देखो, बात सुनो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे है, आपकी टाइम के ऊपर है। हम लोग तो कहते हैं आपके पास कम से कम 10 साइट्स होनी चाहिए, हर साइट $10 पर डे बनाए, तब मज़ा चला है, नहीं तो नहीं है। $10 पर डे हर साइट। मेरी तरफ से आप 100 बना लो, हम तो गरीब बंदे, हमारे पास तो एक दो ही होती है यार। अच्छा जी, उसके बाद AP के ब्लॉगिंग से ट्रैफिक कैसे आएगी? कौन सी चीज ज्यादा अथेंटिक है? इसमें कोई पॉइंट ज्यादा फोकस करना है? पता नहीं क्या कुछ है। वो मैं बताता हूँ कैसे ट्रैफिक आएगी। ठीक है। AP के ब्लॉगिंग से ट्रैफिक कैसे, ये भी वही क्वेश्चन है। ये डिजाइन करने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। हाँ, मैं लाजमी बात बताता है। हूँ। ठीक है, क्वेश्चन खत्म है, आप आगे चलें। हाँ, जुनेद सॉरी मैंने सुना नहीं, आप बता दें। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है बस एंड है, आप आगे चलें। अच्छा जी। बोर तो नहीं हो रहे? मैं ज़्यादा लेंथी तो नहीं पढ़ा रहा? मैं भी एक काम करें, जी। इनको ना थोड़ा सा मोटिवेशन दे दें कि आपने इसे क्या कुछ किया है, ताकि ये फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर जो है ये इधर फोकस करेंगे। देखो बात सुनो मेरी, मैं आई एम डैम रियलिस्टिक बंदा। जुनेद आप बड़ा बेहतर तौर पे जानते हो जी मेरे बिल्कुल। कैरियर को सारा कुछ। डैम रियलिस्टिक बंदा हूं मैं। लोग ब्लॉगिंग में आते हैं, भागम भाग जाते हैं इन्फो एफिलिएट पे। ठीक है जी। इन्फो वेबसाइट पे जनाब इन्होंने मोशन फ्लिपा पे ये वो आसे पासे देखा होता है, 30 हज़ार $50,000 की एक साइट बिक रही है। एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए इन्होंने इस्माइल ब्लॉगर को देखा हुआ होता है। ठीक है जनाब, AP के ब्लॉगिंग पे हम लोग तवज्जो नहीं देते। हम लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं थोड़ा सा जुगाड़ की तरफ जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो AP के ब्लॉगिंग है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी के अंदर अगर आपके स्मॉल गोल्स नहीं है, वो स्मॉल गोल्स आप लोगों को लेके जाते हैं बड़े गोल्स की तरफ। ठीक है जी। मैंने पहली साइट बनाई
और उस साइट पे पहली बार एडसेंस अप्रूव हुआ। इसी मोड एपीके की साइट पे मुझे इन्फोनिश नहीं मिली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्फोनिश मुझे ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली। मैं मोड एपीके पे चला गया, मोड एपीके पे मैंने सेलेक्ट कर ली। 4 महीने में साइट रैंक हो गई और साइट पे 25,000 यूज़र पर डे आया। और इस बात का गवाह जुनेद है। मैं इधर साइट का यूआरएल क्रेडेंशियल है तो मैं शेयर नहीं कर सकता। 25,000 यूज़र पर डे आया। ठीक है जनाब, महीने के अंदर 6 लाख प्लस विजिटर आया, 6 लाख प्लस। अगली बात यह है, पहली बार एडसेंस अप्रूव हो गया एक दिन के अंदर, विद इन 24 आवर्स। उस साइट से मैंने एक एक महीने में 600 से 800 डॉलर पर मंथ कमाया। ठीक है जी। वो ही साइट मैंने पाकिस्तान में लोकली सेल की थी। 5-6 महीने कमाने के बाद 3,000 प्लस डॉलर की। इसलिए सेल की थी क्योंकि मुझे डर था कि गूगल की अपडेट्स आ जाती हैं तो शायद कहीं अपडेट ना जाए और हमें वो ब्लॉग से हाथों ना पड़े। और उसके अलावा वो जिसको मैंने सेल की थी वो मेरा उस्ताद था जिससे मैंने सीखा था। पहली साइट की ये स्टोरी है। ये 25,000 यूज़र लाना कोई खाला जी का घर नहीं है, ये बड़े बड़ी आवाम नहीं ला सकती। हम मेरी साइट पे आए हैं 25,000, और एक दिन नहीं आए, 3-4 महीने आते रहे हैं। इस साइट के इसके दौरान आई हैव वर्कड मोर देन 10 प्लस आवर्स अ डे। अगली बात ये है कि एक बार टेक्निकल इशू की वजह से ये 25,000 यूज़र से साइट 100 यूज़र पर डे पे आ गई थी। ये प्रैंक होते हैं, ब्लॉगिंग ऑनलाइन फील्ड में आना है तो दिल शिल बड़े करके आने हैं कि बनेगा क्या। अब अगली बात आ जाओ कि मैंने एक साइट बनाई, अभी मेरे पास चल रही है, और इसी महीने वो साइट $45 पर डे मुझे देती रही है, अब तक दे रही है। ठीक है जनाब। और इस साइट पे जो मैं अब काम कर रहा हूँ, 2,000 प्लस ट्रैफिक यूएस से है। अगली बात यह है कि एडसेंस इस पे अप्रूव नहीं हो रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही। एड मामन लगाया हुआ है, ये मैं बताऊंगा ये है क्या चीज़। और अभी एक और स्टार्टर साइट है जिस पे अभी 5,000 यूज़र जस्ट पर डे है। और जनाब साइट है भी इंडिया से, सारे यूज़र इंडिया से हैं। और तकरीबन 10 से 15 डॉलर पर डे बना रही है साइट। आप खुद अंदाज़ा लगा लो महीने का कितना बनाएगी। इतनी ज़्यादा रियाजी मुझे नहीं आती। मेरी सिर्फ एपीके की फील्ड है। मसला क्या है? मसला ये है कि वो मैं कहता हूँ कि थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। इन्फो निचेज के अंदर रोला बड़ा है, खपना बहुत पड़ता है, टाइम बहुत देना पड़ता है। और जनाब 30,000, जो मैं सोचूं भी 30,000 डॉलर आएगा, उससे बेहतर ये नहीं है कि मेरे पास $10 पर डे वाली 3-5 साइट्स हों। वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर मैं एक महीने में अगर मुसलसल में $1,000 कमा रहा हूँ, 1,000 ना करो यार, $300 कमा रहा हूँ, चलो $300 मेरी एक साइट दे रही है। अभी मेरी साइट का पहला मंथ है एक साइट का, और वो 10 दिन हुए उनको मोनिटाइज हुए, और वो तकरीबन को $180 उसने बनाया है। डोमेन होस्टिंग का खर्चा निकल आया ना यार। अगली बार अगले महीने से तो हमारे वो बचत ही बचत है। आज है मेरा ख्याल है 26 डेट है, 26 दिनों में एक साइट ने बनाए हैं जनाब तकरीबन $870। $870। अब अगर मैं इंतज़ार करता रहूँ भाई इन्फो साइट मिलेगी, मैं हैवी खेलूंगा, 20 साल लग जाएंगे, $30,000 बनाऊंगा, उससे ये बेहतर नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, ले मुसलसल रहे हैं, यही मोटिवेशन काफ़ी है मेरा ख्याल है। अब और तो मेरे जुनेद। ख्याल है इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज हो गई होगी, जिनको पता होगा एफिलिएट का या इंफॉर्मेशन का, अब उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एबी के क्या बला है। और ये आज की क्लास रखने का मेरा मकसद भी यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चले, डिफरेंट चीज़ें भी पता चलें। जस्ट आप लोग वर्डप्रेस पे ना रहें,
आप लोग वर्डप्रेस कर रहे हैं, वर्डप्रेस से वेबसाइट डिजाइन करके इस तरह एसईओ में भी थोड़ा सा जंप लगाएं और इधर भी जाएं। अभी आप लोगों ने पोटेंशियल खुद देख लिया है कि कितना पोटेंशियल है। जुनेद, मैंने अभी बताया था पहले, कल मेरी बंदे से बात हुई है, यही ऐड मावेन $200 पर डे बंदे को दे रहा है, 25,000 क्लिक्स पे। देख लें और फिर आप लोग खुद। अगली बात यह है कि अब मुझे पछतावा होता है कि जब मेरी पहली साइट 25,000 यूजर पर डे पे थी, तब मैंने गूगल एडसेंस पे रिलाई क्यों किया, मैं ऐड मावेन लगाता। ये $200, इसका मतलब ये है कि महीने का $6,000, $280 का डॉलर है। अंदाजा कर लो कि कितने पैसे पर डे बंदे को मिल रहे हैं। 28 दो 56,000 रुपया पर डे बना रहे हैं। है कोई बनाने वाला? हम तो बड़े पीछे हैं यार, 45 वाले, चलो 30 30 50 वाले गरीब लोग। अब मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी, आप आगे चलें। अब ये मुतमईन है, आज वाली क्लास है, आज वाली क्लास से सब लोग मुतमईन है ना कि आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा मोटिवेशन लेके आए। जस्ट ये जिस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये वर्कशॉप मिल रही है, ये ऐसे नहीं है, रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे और सारी चीजें आप लोगों को जो है ना वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने भी यही यही चीजें फॉलो करनी है, और इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आप लोग भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आगे चलें। जी जी चले। आ जाते हैं जी कीवर्ड ग्रुपिंग के ऊपर। कीवर्ड, वो अभी किसी ने डेफिनेशन भी पूछी थी। कीवर्ड कोई ऐसी क्यूरी होती है जो यूजर सर्च कर रहा होता है, कोई ना कोई बात पूछना चाह रहा होता है, देखना चाह रहा होता है, कुछ भी ऐसा जो यूजर आके गूगल पे सर्च करेगा, दैट विल बी अ कीवर्ड। ठीक है। तो ये एक बंदे का कैमरा आना यार, बंद कर लो। जी बंद कर दें कैमरा। कीवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं जी उन कीवर्ड के ग्रुप बनाना अकॉर्डिंग टू इंटेंट। इंटेंट मैंने पहले कहा जी कि वो एक नियत टाइप होती है, एक किस्म का पर्पस टाइप होता है। ठीक है। वो कीवर्ड ग्रुपिंग करते हैं इंटेंट के मुताबिक। मैं एक यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि हो सकता है हमारी एक निश है, चलो हमारी निश है जी जीबी व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉयड। ये कीवर्ड है, निश नहीं है, ये कीवर्ड है। ठीक है जी। निश हमारी क्या थी? जीबी व्हाट्सएप था। ये निश थी, पूरा कीवर्ड है हमारा एक जीबी व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉयड। अब अगली एक कीवर्ड है जीबी व्हाट्सएप फॉर पीसी। अब इन दोनों की इंटेंट सेम है या डिफरेंट है? यानी इनका पर्पस दोनों का सेम है या डिफरेंट है? आप चैट में बताओ जिनको को समझ है। चलें जी बताएं, इन दोनों का पर्पस सेम है या डिफरेंट है? सभी ने कहा है सेम है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। कोई ऐसा जो कहे डिफरेंट है? हाँ जी, ये विजय है कोई, ये आई थिंक इंडिया से आए हुए हैं और डिफरेंट है। उसके बाद उस्मा ने कहा है डिफरेंट है, रुमाना ने कहा है डिफरेंट है, अयान ने कहा है डिफरेंट है, वजिया ने कहा, बिल्कुल जी, यसीन काफी है, different है। डिफरेंट है। देखो ये चीज हम लोग जीबी व्हाट्सएप, यहाँ पे इंटेंट का मतलब नियत मकसद, ये हम सर्च कर रहे हैं कि हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लिए चाहिए। इधर हम लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, हमें जीबी व्हाट्सएप चाहिए, हमें जनाब चाहिए पीसी के लिए। हो सकता है कोई आईओएस वाला बंदा भी आ जाए, कोई मैकबुक वाला भी आ जाए। तो उनकी इंटेंट तो डिफरेंट है ना भाई। यूजर जो सर्च कर रहा है, एक ने सर्च किया जीबी व्हाट्सएप फॉर एंड्रॉयड, हो सकता है उसके पास कुछ सैमसंग का मोबाइल हो, वो उसमें डाउनलोड करना चाहता है, उसकी फाइल अलग होगी। कोई आ जाए हमारी तरह, को पीसी वाला आ जाए, लैपटॉप वाला आ जाए, उसकी इंटेंट डिफरेंट है क्योंकि उसने कीवर्ड डिफरेंट सर्च किया है। आईओएस वाला आ जाए, वो डिफरेंट है, जाहिर है वो कहेगा जी आईफोन के लिए मुझे चाहिए। अब हर में तो ऐप सेम नहीं चलेगी ना, आपको ज़्यादा पता होगा कि एंड्रॉयड और आईओएस के डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होते हैं। ठीक है। सेम आपने इंटेंट की बेस पे कीवर्ड की ग्रुपिंग कर लेनी है। ठीक है। अब एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड वाले आएंगे ना भाई। मैं अगर एंड्रॉयड में कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्लस हो, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एंड्रॉयड। अब इसकी इंटेंट एंड्रॉयड सिस्टम वाली, ये वाली और इस दोनों का सेम इंटेंट है ना, क्योंकि एंड्रॉयड के रिलेटेड बात है। मैं पीसी में तो नहीं कहता ना ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्लस हो, इसमें तो मैं चलो कहता हूँ विंडो 10 हो, 11 हो। अब इनकी इंटेंट सेम है, यानी जिन चीज़ों का मकसद सेम है, आप कीवर्ड्स निकालोगे, उनको कीवर्ड की ग्रुपिंग करोगे, जो है ना वो अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, उसके हिसाब से आप कीवर्ड की ग्रुपिंग आपने कर ली है। ठीक है।
आगे आ जाओगे आप कंटेंट कवरेज। तो आपको सबसे पहली बात, तब तक आप रैंक नहीं कर सकते जब तक आप अथॉरिटी शो नहीं करवाते गूगल को। गूगल को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि इस निश का, इस टॉपिक का मैं गुरु बैठा हूँ, टॉप नोच बंदा बैठा हूँ। मुझसे ज्यादा इस निश का, इस टॉपिक का किसी को आइडिया नहीं है। जिस दिन गूगल को ये यकीन हो गया, उस दिन आप लोगों की साइट रैंक हो जानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब वही बात है, मैं आ जाता हूँ जीबी व्हाट्सएप पे। इसकी कंटेंट कवरेज मैं कैसे करूँगा? कंटेंट कवरेज का मतलब ये है कि इस जीबी व्हाट्सएप के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है पॉसिबल, वो मैं इकट्ठी करूँगा, इसी गूगल से इकट्ठी करूँगा, जिसको हम सर्प कहते हैं, जीबी व्हाट्सएप। अब जनाब, बाज लोगों का एक सवाल होगा कि जी जब यूज़र आ रहा है ऐप डाउनलोड करने, तो ये कंटेंट हमने क्यों लिखना है? तो ये कंटेंट हमने असल में अथॉरिटी शो करवानी है गूगल को, भाई भाई हमें इसका हाउ नो भी है, इल्म भी है कि ये क्या बला है। जस्ट हमने उठा के दे नहीं दिया ऐसे सॉफ्टवेयर, तो कोई भी दे देगा। ये अवाम ने ऐसे नहीं दो दो पाँच पाँच हज़ार वर्ड के आर्टिकल लिखे हुए। ये देखो जीबी व्हाट्सएप के अगले ने फीचर लिखे हुए हैं, 8-10 फीचर लिखेगा, नीचे प्रोज एंड कॉन्स लिखेगा, रिक्वायरमेंट दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है कि ये आम व्हाट्सएप और जीबी में क्या फ़र्क है, इन्फॉर्मेशन उसने कंप्लीट दी है। इवन इतना भी बताया कि जी हाउ टू डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास एक साइट थी जिस पे कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, हम बड़े परेशान, भाई क्या भला है साइट पे डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही। सारा कुछ देख लिया, बैकलिंक्स बना लिए, सारा कुछ कर लिया, आखिर पे जाके मैंने एक दिन कहा अपने दोस्त को भी, यार साइट पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमने ना हाउ टू डाउनलोड नहीं बताया। ठीक है, लोगों को पता है कि आपने डाउनलोड बटन प्रेस करना, इधर लिखा हुआ होगा, ये देख लो, ये देखो, इनेबल डाउनलोड फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। फिर है जी डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप एपीके फ्रॉम सेलेक्टेड साइट। फिर कहता है जी ओपन डाउनलोडेड फाइल। ये बच्चों की बातें हैं। एक अनपढ़ बंदे को पता है जी कि इसको डाउनलोड करके फिर उसके क्लिक करते हैं। मैं इतना भी लिखता हूँ कि क्लिक करो उस फाइल पे, फिर वो ओपन होगी, फिर उसको इंस्टॉल करो, फिर आगे। ये बच्चों की बात है। मैंने कहा जी वो नहीं लिखा हुआ, वो ऐड करो। यकीन, वो ऐड किया जनाब और साइट बम्प कर गई। साइट जो है वो इम्प्रेशन क्लिक्स आने लगे। तो मतलब बात का कि माइनर से माइनर इन्फो, माइनर टू मेजर सब इन्फो आपने आर्टिकल के अंदर लिखनी है, और वो उसको कंटेंट कवरेज कहते हैं। ठीक है जी, सबसे ज़रूरी बात ये होती है। अब बहुत से लोगों ने लिखा हुआ होगा यहाँ पे, देखो शायद इसने जो है ना वो और आर्टिकल भी लिखे होंगे, मैं आपको देख के दिखाता हूँ। भाई इसने कितने आर्टिकल लिखे हैं, चलें, इसने साइट मैप नहीं दी, वो हम देख लेते हैं किसी को। ये देखें जी, बैकअप एंड रीस्टोर। इसने बताया हुआ है कि जी बैकअप कैसे करेंगे, रीस्टोर कैसे करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशनल ब्लॉग टाइप इसने साथ दिया हुआ है। वो कहता है आप लोग आर्टिकल भी पढ़ो, आप लोग वो फाइल भी डाउनलोड करो। तो ये कैसे होगी हमारी अथॉरिटी? जब एक निश के ऊपर गूगल को हम यकीन दिलाएंगे कि मेजर से लेकर माइनर की इन्फो हमने है। और वो कैसे होगी? आप टॉप के 10-12 कंपेटिटर के देखोगे आर्टिकल, कि उसने कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं, कितना डेप्थ में जाके कवर किया हुआ है। हर कंपेटिटर के आर्टिकल के अंदर फर्क होगा। ठीक है जनाब, वही देखो ना कि आप लोग अगर किसी चीज, आप अगर मैट्रिक तक पढ़ते रहे हो या बाद में अगर कोई है, तो हर बंदे के आंसर के अंदर कुछ ना कुछ, हर बंदे के लिखने का अंदाज डिफरेंट होता है। ठीक है, खसूसियात हो सकता है एक बंदे ने 5 जीबी की लिखी हूँ, दूसरे ने 6 लिखी हूँ, एक डिफरेंट लिखी होगी। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग योर कंपेटिटर्स। ठीक है, अपने कंपेटिटर से ज्यादा इन्फो अगले को प्रोवाइड करो। ठीक है, अगली बात ये है कि पहले देखो कि ट्रैफिक पेजेस कितने हैं, कौन से हैं कंपेटिटर के, और वो कैसे पता चलेंगे। ये एफ का है जी हमारे पास, बैक ट्रैफिक चेक कर, ये सेम मैं जीबी व्हाट्सएप वाली साइट को सर्च करता हूँ, उसमें देख लेता हूँ उसके टॉप पेजेस कौन से हैं, यानी किन पेजेस पे ट्रैफिक आ रही है।
तो ये जनाब मैं चेक कर लेता हूँ भी किन पे आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, मुझे पता चल जाएगा भाई वाकई कुछ सर्च वॉल्यूम का इम्पैक्ट है या नहीं है। ये देखो, वो लोग जागो जिन जो कह रहे थे सर्च वॉल्यूम कम हो तो क्या बनेगा। सर्च वॉल्यूम उसका 10 लाख प्लस था, इसकी मंथली ट्रैफिक 6 मिलियन है, 60 लाख ले रहा है भाई ट्रैफिक। ठीक है, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो टॉप कंट्रीज कौन से हैं। 30% ट्रैफिक इंडिया से है, पाकिस्तान से है, साउथ अफ्रीका से है। नीचे देखो ये टॉप पेजेस आ गए हैं कि कौन से पेज पे ट्रैफिक आ रही है। सिर्फ 16 लाख ट्रैफिक मेन पेज पे आ रही है। एक ये बात ज़हन में रखना कि एपीके के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक होम पेज पे आती है, जहाँ पे डाउनलोड लिंक होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी पे आती है। जुनेद मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे 2 मिनट दें, मैं वापस आया। ठीक है जी। हाँ जी, कोई चीज़ें जहन में बैठ रही हैं, कोई नई चीज़ें पता चली हैं आप लोगों को कि आप लोग जस्ट इंफॉर्मेशन और एफिलिएट पे नहीं बल्कि और भी इससे बढ़कर भी अच्छा खेल सकते हैं मार्केट के अंदर। चलें, बेस्ट हो गया। इन चीज़ों को जो है ना, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करना है। सर बिल्कुल न्यू है ये, एक क्लास में कवर नहीं हो सकता ये टॉपिक। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेशन अभी और एक सेशन जो है वो नेक्स्ट वीक, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आ, मुंतज़िर मेहदी उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो वो आज और फिर नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे 6 मंथ से एफिलिएट में तो मैं कुछ भी। जी बिल्कुल। फरहान बेग साहब, आप एफिलिएट ही कर रहे हैं लेकिन एफिलिएट से बढ़कर जो है ना, हम्म, और भी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद सर पत्ता तो चल चल रहा है, फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है ये अब गाइड करेंगे। ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। कल वाली नहीं बल्कि आगे जो क्लास होगी हम उनके मुंतजिर हैं। ठीक है, आप मेहदी के मुंतजिर हैं। ठीक है, जब तक डाउनलोड या क्या बोला है रिस्टोर का ऑप्शन नहीं देंगे तो उस वक्त अच्छी ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक आ सकती है लेकिन ट्रैफिक का जो है ना, आपको मजीद भी अच्छी अच्छी चीजें डालनी चाहिए, मजीद कीवर्ड डालने चाहिए ताकि ट्रैफिक मैक्सिमम सोर्सेस से आए। मतलब एक साथ ये रोमाना आपने क्या कहा है मुझे समझ नहीं आई। शर्मसा नहीं होगा एक साथ, हाँ ये क्या बोला है? ये मुझे आप बेशक इसका जवाब दे दें। सर रिकॉर्डिंग देंगे ना प्लीज? जी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग देंगे, आप लोगों के पास पड़ी होगी। जिसको आज चीजें क्लियर नहीं हुई वो बाद में क्लियर कर ले। सर मैंने 3 आवर्स की ट्यूटोरियल देखा था, मैं चाहता था कि एपीके में काम करूं लेकिन मेंटोर की ज़रूरत थी। अब इंशाल्लाह कर लूंगा, सर की सपोर्ट मिलेगी। जी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सर दिस ऑल न्यू फॉर मी। बेहतर है जी, चीज़ें नई हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद मुताहिर आवाद की अम्मी जी। अच्छा, उसके बाद जी उज़मा, जी बट ब्लॉगिंग टाइप डिफरेंट हो क्योंकि सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है। और कोई मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है मजीद जा सकते हैं ना। आप लोग किसी ऐप को उठा लें, लाजमी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर ही बनाएं। जैसे कि डाउनलोडिंग टूल होता है, यूट्यूब डाउनलोडिंग टूल है या कोई और टूल है। नहीं बनाना था कोई मसला नहीं है, किसी ऐप को ले लें, ऐप बनी बनाई हुई पड़ी है, जस्ट आपने उसका डाउनलोड लिंक देना है। नहीं अच्छा जी, डिफरेंट क्योंकि सॉफ्टवेयर। अच्छा सर, सेकंड क्लास ज़रूर अरेंज करें, ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। सर हजम नहीं होगा, एक साथ हजम नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, वीडियो तो आपके पास मौजूद होगी ना। आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं, अभी चीज़ों का आइडिया ले लें। वीडियो आपके पास ही होगी, मैं कोई डिलीट नहीं कर रहा। सर ये एलिमेंटर पे हम वेबसाइट बनाएंगे तो सब उस पे अप्लाई हो सकता है? जी बिल्कुल, आप एलिमेंटर से ही बनाएंगे। जी मैं आपका करता हूँ मैं। उसके बाद जी इसके लिए 1 वीक की भाषा नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है 1 वीक के लिए। जी मेहदी, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ जी, क्या बना फिर?
ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें न्यू पता चली हैं, और कुछ कहते हैं कि एक और भी सेशन होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि हमें चीज़ें हजम नहीं होंगी, लेकिन उनके पास वीडियो पड़ी है, बार बार देख सकते हैं, पे करेंगे सारे तो ब्लॉग ऐसा के। कर जी जी, मैं जी बताएं। ऐसा करते हैं कि फिर एक नेक्स्ट मिनट। वीक। डोमेन होस्टिंग सिलेक्शन तक जो है ना वो मैं बता देता हूँ, आज फिर एक और सेशन कर लेंगे, तब तक ये रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें नेक्स्ट वीक। एक्सप्लोर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक जब आप फ्री होंगे ना, सैटरडे संडे आपकी अवेलेबिलिटी होती है, तो जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन कर लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक ठीक, पे रखते हैं। नेक्स्ट वीक रखते हैं। फिलहाल कंटेंट के रिलेटेड बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही है, ये थोड़े खुश हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज आया कि हम लोग तो 6 मंथ से जो है एफिलिएट में गुम थे, इन चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं था। चलो एक न्यू चीज़ अभी बताया। से एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हाँ इंशाल्लाह। देखिए ना, किसी चीज़ में भी आपको फौरन से जो है ना कामयाबी नहीं मिलती, आपको टकरें मारनी पड़ती हैं, फिर जो है ना आपको समझ आती है। अभी जिन लोगों ने आज की क्लास ली, अगर उनको जो है जी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, हम ना ये चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं जो है कह रहा था कि चीज़ें फौरन से अप्लाई नहीं होती, आप लोगों ने अभी सीख लिया है, जिन लोगों ने आज की क्लास ली है, जिन लोगों ने ये वर्कशॉप ले रहे हैं, उनको कम से कम फायदा तो हो रहा है ना। अब कामयाब होना, प्रैक्टिस करना, अपना पोटेंशियल दिखाना, वो आप लोगों पे है। जी मैं शुरू करूँ? जी जी, शुरू करें। अब आ जाते हैं जी आपकी कंटेंट राइटिंग पे। यानी अभी तक आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, निश सेलेक्ट की है, कीवर्ड रिसर्च की है, कीवर्ड ग्रुपिंग की है। इसमें अगर कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड ग्रुपिंग में इशू आता है तो वो आप जुनेद से कंसल्ट कर लेना, इशू नहीं होगा। कीवर्ड रिसर्च, एक कीवर्ड एक वेबसाइट का नहीं होगा, आपको एक निश के रिलेटेड हो सकता है हजार कीवर्ड मिल जाए। कीवर्ड ग्रुपिंग का भी है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जो कीवर्ड रिसर्च है ना भाई, एक चलो मेरे माइंड में बात आ गई, आपको टिप दे देता हूँ। मैं एसईएम रश वगैरह को बड़ा कम यूज करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए। मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूँ? मैं करता हूँ, इसको कहते हैं A to Z मेथड। बाज कीवर्ड इसमें रह जाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। मैंने देख लिया मेरी शायद भी, इसके आगे मैं लिखूंगा ए। ये देखो कीवर्ड आए हैं, जीबी व्हाट्सएप एपीके, जीबी व्हाट्सएप एप्स, जीबी व्हाट्सएप एंड्रॉयड, ये जीबी व्हाट्सएप एंड्रॉयड वेव। अब इस ये को काट के मैंने लिख दिया बी। ये देखो बेनिफिट्स, बिजनेस, बिजनेस एपीके, बैकअप। ये वन बाय वन मैं शीट में अपने पास नोट डाउन कर लूंगा, फिर बाद में इनका सर्च वॉल्यूम देख लूंगा। एक मेरी तरफ से टिप समझो, ए से लेकर जेड तक है हेक्टिक प्रोसेस, टाइम भी लगेगा, टेंशन परेशानी भी होगी, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ये देखो जी मैंने कहा, ये कीवर्ड आ गया ना, जिप फाइल डाउनलोड, जैक्ट में मोड्स, मोड्स, जिप डाउनलोड। ये देखो वाई मैंने कहा, यूट्यूब, यू नीड द ऑफिशियल, योर फोन डेटा इज इनएक्यूरेट। ये कीवर्ड आ रहे हैं ना, ये हो सकता है सैमरश भी दिखाए, लेकिन ये मेरा सबसे बेस्ट मेथड है कीवर्ड रिसर्च का। चलो ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद ग्रुपिंग करोगे आप इंटेंट के हिसाब से। उसके बाद जनाब, आपने अभी तक ना डोमेन ली है, ना होस्टिंग ली है, ना साइट सेटअप की है। सबसे पहला काम आपने करना है कंटेंट राइटिंग वाला। कम अज कम उस निश के 5 आर्टिकल तो तैयार करो ना। ठीक है, 5 आर्टिकल कम अज कम तैयार करो, मिनिमम वर्डिंग आपकी मिनिमम 500 हो। और एपी के ब्लॉग के अंदर होम पेज मोर देन 2000 प्लस वर्ड्स का होता है, और 5000 वर्ड तक होता है। ये अभी 5000 आपको ज़्यादा लगेगा, अब लिखने बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आसान है कंटेंट राइटिंग। एआई वर्सेस ह्यूमन रिटन कंटेंट। लोग कहते हैं जी एआई आने के बाद, चैट जीपीटी आने के बाद कंटेंट राइटिंग जनाब ख़त्म हो गई, सदाकल्लाहुल अज़ीम, सारा कुछ जनाब प्रोग्राम जो है वो ख़त्म। तो मैं कहता हूँ कि एआई ह्यूमन तो नहीं है। आप लिख दोगे चैट जीपीटी को बिहेव या एक्ट लाइक ह्यूमन तो बन तो नहीं जाएगा।
जो इंसान है काम इंसान का वो इंसान ही करेगा ना। आप चैट जीपीटी को कहते हो एक्ट लाइक ह्यूमन, तो वो असल में को वाकई ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं करता। तो एआई से ज़्यादा बेहतर होता है ह्यूमन रिटन कंटेंट, क्योंकि एआई जो है ना वो इंटेंट को ज़रा समझने में गलती कर सकता है। ह्यूमन रिटन कंटेंट आपको अपने यूज़र की नीड का पता है ना। आप एज अ इंसान आपको नीड ऑफ द यूज़र पता है, तो चैट जीपीटी तो अनेबल है, वो उसको तो बताओगे तो उसी रिलेटेड आप एक्ट करेगा ना। ठीक है। तो ह्यूमन रिटन कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे नज़दीक। और इवन मेरी अपनी डिग्री इंग्लिश के अंदर है, ग्रेजुएशन, तो मैं खुद कंटेंट राइटर भी हूँ, ये काम मैं खुद करता हूँ। अच्छा मेहदी, इधर मैं एक क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करना चाहूँगा। सॉरी, वो पीछे मैंने पढ़ा था और मैंने उसे जो है इधर बोला नहीं है। कोई पूछ रहा हम्म। था कि अगर किसी की डोमेन पीछे बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तो वो क्या एपी के कर सकता है, तो अभी आप लोग प्लीज। बिल्कुल कर सकता है भाई, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मेरी कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, मैंने बताया। मैंने जनाब ग्रेजुएशन इन इंग्लिश की हुई है। कोई टेक्निकलिटी चाहिए भी नहीं, बेसिक नॉलेज ऑफ एसईओ आता है, थोड़ी बहुत कंटेंट राइटिंग आती है, बेसिक एसईओ कर लेते हो आप लोग, शुरू करो। आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको साइट बनानी है वर्ड प्रेस पे, एलिमेंटर पे साइट बनानी है, चुप करके कंटेंट लिखना है, कंटेंट डालना है, बेसिक एसईओ करनी है बस। कोई ऐसा कोई टेक्निकलिटीज कुछ चाहिए भी नहीं। आगे। ठीक है, आप चलें। वो मैं बहुत पहले क्वेश्चन आया था तो वो मैंने इग्नोर किया था, तो मैं अभी उसका बता रहा था। चलें जी, आगे आगे है जनाब ह्यूमन रिटन कंटेंट। कंटेंट बेनिफिशियल कौन सा होता है? सबसे पहले कोशिश करो आप कंटेंट खुद लिखो। अगर सर्विसेज भी लेते हो तो जनाब 1.5 to 2 रुपीज पर वर्ड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लोग चार्ज कर रहे हैं। और ज़्यादातर कंटेंट राइटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चूनाबाज होते हैं, एआई से हेल्प लेते हैं। ठीक है जनाब। तो एतबार वाला एलिमेंट है भाई, सीधी सी बात है, अपना कंटेंट खुद लिखो। या किसी कंटेंट राइटर को हायर करना है तो तब उसका ये है कि एतबार कैसे आएगा। लोग, मैंने ये बताया कि एज अ सर्विसेज भी कंटेंट राइटिंग पाकिस्तान में आम लोग, आप जैसे हम जैसे लोग सर्विसेज ले दे रहे होते हैं, और वो 1.5 to 2 रुपीज, ये जो ऐसा बंदा जो न्यू बी टाइप कंटेंट लिखने वाला है, वो ये पैसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे एक और, कि कैसे लिखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला जो पैराग्राफ होता है ना, ये आज लिख लो, कंटेंट राइटिंग की टिप समझ लो, गिफ्ट समझ लो मेरी तरफ से। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा प्रॉब्लम ऑफ यूज़र बताते हैं। पहले पैराग्राफ में आप अगले को बताते हो कि भाई तू मेरी साइट पे आया, तेरा मसला क्या है। करीम बेच रहे हैं ना कोई बंदे, ठीक है, फेयर एंड लवली वाले, वो डायरेक्ट कहते हैं भी जी रंग सांवला हो गया है, काला हो गया है, आपका ये मसला है, आप लोगों में अच्छा दिखना चाहते हो। पहले उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द यूजर बता दिया। हम जब कंटेंट लिखते हैं, पहला पैराग्राफ या पहली लाइन हम डायरेक्ट अगले को कहते हैं भाई भाई तू हमारी साइट पे आया यूजर बन के, तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है। ठीक है। जीबी व्हाट्सएप जो डाउनलोड करने के लिए बंदा आया, उसका मसला ब्लू टिक्स है ना, उसका मसला डबल टिक्स है, ये वो ना लगे। उसका मसला ये है कि ऑनलाइन स्टेटस शो ना हो, भाई मैं ऑनलाइन हूँ कि ना हूँ। यही मसाइल है ना उसके, जो उसको व्हाट्सएप में नहीं मिल रहे। पहला पैराग्राफ में अगले को बता दिया ना, जैसे डॉक्टर पे जाते हैं ना, तो पुराने दौर वाले पहले बता देते थे भाई तुम्हें ये मसला है, आजकल वाले खुद पूछते हैं भाई तुम्हें क्या मसला है खुद बताओ। यानी हमने खुद अपने मुंह से अपने वर्ड से बताना कि जी आपको ये तकलीफ है, ये मसला है। अगले ही लम्हे दूसरा सेकंड पैराग्राफ, खुद बताओ कि आपका सलूशन ये है, यानी आपका मसला ये था, ये सलूशन है जी मेरे पास। यानी वही बात है कि जी पहले कहा आपका रंग काला हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, धूप पे फिरोगे, अगले लम्हे कहो कहते हो जनाब सन ब्लॉक यूज करो तो आपकी स्किन फेयर रहेगी। हमने कहा कि आपका मसला ये है कि आपके ब्लू टिक्स नहीं लगने चाहिए, डबल टिक से आप परेशान हो, ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखाना चाहते। अगले ही लम्हे हमने कह दिया कि जी हमारे पास एक जीबी व्हाट्सएप नाम की ऐप है,
जिसके अंदर ये फीचर हैं जो आपके ब्लू टिक भी बंद कर देंगे, आपका ऑनलाइन स्टेटस भी बंद कर देंगे, और ये सोल्यूशन है। फिर साथ में हमने डाउनलोड बटन भी दे दिया कि ये बटन बना दिया है, आप इस पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो फाइल, और आपका मसला ख़त्म। यहाँ तक समझ आ गई है? ये दो चीज़ें यूं समझ लें कि कंटेंट राइटिंग की रूह है। हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अबव द फोल्ड दो चीज़ें। अबव द फोल्ड का मतलब ये होता है कि स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने से पहले, अब जैसे मेरे जीबी व्हाट्सएप की साइट है, मेरे लैपटॉप का अबव द फोल्ड ये पहला हीरो सेक्शन इसको कहते हैं, टाइटल के बाद हीरो सेक्शन है। ठीक है जी। ये इस बंदे ने वेस्ट किया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका काम ये था, इधर बड़ी सी इमेज ना लगाता, डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे देता, एक लाइन लिख देता। यानी आपने असल में यूज़र का प्रॉब्लम, उसका सलूशन अबव द फोल्ड देना है, ताकि अगले यूज़र को स्क्रॉल करना ही ना पड़े। पहले ही लम्हे वही बात है, कोई खैरात लेने के लिए आया, आपने पहले पहले उसको पैसे दे दिए, बाद में अगली बातें पूछो भी किधर से आए हो, क्या काम है। पहले अगले की नीड पूरी करो। इसने डाउनलोड बटन इधर देना था, ये इस जगह पे, ताकि अबव द फोल्ड अगले का पहले मसला हल करवा दो आप। फिर अपनी बातें करो भी जी, ये जीबी व्हाट्सएप ये होता है, इसका मॉडिफाइड वर्जन, इसका डेवलपर फलां है, इसने ये काम किया, इसके फीचर ये हैं, ताकि पहले अगले का मसला तो हल हो। ये वही बात है, किसी को पेन हो रहा है तो आप डिक्लोरान का इंजेक्शन लगा देते हो, फिर बाद में पता करते हो कि उसका पेन था क्यों। ठीक है जनाब, समझ आ रही है जुनेद? जी जी बताएं, समझ आ रही है? वो कुछ बोलो तो सही। जी इनको समझ आ रही है। यानी कि आपने डाउनलोड बटन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, अबव द फोल्ड देना, ये वेबसाइट बनाते हुए भी ज़हन में रखना। ये जो हीरो सेक्शन होता है ना, चलो मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ वेबसाइट बनाने में, ये इसको हीरो सेक्शन कहते हैं, ये वाला इस बंदे ने ज़ाय किया हुआ है। ये हीरो सेक्शन कभी ज़ाय करने वाली जगह नहीं होती। ठीक है, तो इस हीरो सेक्शन को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ ये जैसे इसने ये जगह जो मैंने की है ना सेलेक्ट, इस जगह पे अगले को डाउनलोड बटन दो, ताकि आते समय उसका मसला हल हो जाए, वो आपकी साइट से खुश हो जाए, वो बड़ा खुश होगा तो बार बार विजिट करेगा आपकी साइट को, आगे भी रिकमेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए, 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ हो, शॉर्ट लाइंस हो कर तो, ये ज़हन में रहे। अगर है लेंथी लाइन, देन 2-3 लाइंस भी काफ़ी हैं, ये ज़हन में रहे। ठीक है जी। आप लोग बेहतर इंग्लिश, यानी आपकी हाई फाई वोकेबलरी नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो कंटेंट, कोई इशू नहीं है। आपने कोई जनाब यूएस वगैरह या इस तरह के लोगों की तरह कोई, यूएस के लोग आप जब देखो, आप इंग्लिश वो बोलते हैं तो वो एफिशिएंसियां नहीं मारते, पाकिस्तानी लोग मुंह भी टेढ़ा कर रहे होते हैं, बोलते हुए भी चैट जीपीटी वगैरह आसे पास से हेल्प लेकर बड़े हाई फाई वर्ड लिख रहे होते हैं। हाई फाई वर्ड ना लिखो, सिंपल लैंग्वेज लिखो आप, जिसमें अगले बंदे को समझ आ रही है बात की। शॉर्ट अगर लाइंस हैं तो 3 से 4 लिखोगे, लॉन्ग लाइंस हैं, लेंथी लाइंस हैं, बाज फिक्रे बड़े होते हैं, 2 से 3 लाइंस होती हैं। ठीक है जी। आगे आ जाओ कि कीवर्ड डेंसिटी एक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं डिस्कस करने लगा हूँ कंटेंट राइटिंग का। कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं कि आपके मेन जो कीवर्ड है, जो आपकी निश थी, जिसको आपने प्राइमरी कीवर्ड सोचा समझा, आपने सोचा कि ये वाला मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, जैसे मैंने कहा जी जीबी व्हाट्सएप, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी और भी होंगे। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि मेरे सारे कंटेंट के अंदर ये जीबी व्हाट्सएप कितनी मर्तबा, कितने परसेंट यूज़ हो रहा है। और ये जनाब आपकी तादाद 0.4% टू 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 100 वर्ड लिखा है
100 वर्ड में 4 से 6 मरतबा, ठीक है, मेरा मेन कीवर्ड ये आ रहा हो, कोशिश करें 0.3% तक रहें आप। समझ आइए, ये नहीं कि हर चीज़ को आप हर जगह पे जीबी व्हाट्सएप ही डाल दें। पुराने दौर में जब एसईओ पुरानी हुआ करती थी 2017 से 18 में, तब ये ज़्यादा लोग यही हर जगह पे ये मेन कीवर्ड घुसेड़ देते थे, तो गूगल समझता था ये अथॉरिटी का बंदा है। अब इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, यानी कोई तुक नहीं बनता, आपने कीवर्ड डाल दिया। अभी देखो जी, मेरे पास मैं देख लेता हूँ कि इस साइट के कंटेंट की लेंथ कितनी है। 1358 वर्ड का कंटेंट है इस साइट पे। अब देखते हैं जी इसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है। जीबी व्हाट्सएप, 1 मिनट, 21 बार। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल लो भाई, 21 तकसीम 1300 कितना आया, 0.1% डेंसिटी है, ठीक है। सॉरी, 1300/21 आएगा आई थिंक। जीरो, पर ये वाला था, ये वाला 21 21 है, 0.16 है। बहरहाल ठीक है डेंसिटी। अगर ज़्यादा भी हो तो 100 में 4 मरतबा 3 मरतबा आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको हैंडल टैकल आपने कर लेना है। आगे आ जाते हैं जी हेडिंग्स की बारी। ये हेडिंग्स हमारे पास होती हैं जी H1 से H6 तक, ठीक है। ये आपको हायरार्की पता है या नहीं पता, बता दें कमेंट सेक्शन में। बता जी रहे हैं पता जुनेद? है, जी पता है। ठीक पता है है जी, जी। पता है, गुड हो गया। कंटेंट के अंदर जी, कंटेंट मेरी तरफ से रिकमेंडेड, या जो टॉप बंदे हैं, जो कुछ तगड़े बंदे हैं सीईओ के, वो कहते हैं जनाब H6 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, H4 पे आप काम ख़त्म कर दो, एंड कर दो। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव जाने की ज़रूरत नहीं है। H1 हमेशा कंटेंट में एक बार होता है। हाँ, एक चीज़ ज़हन में रहे कि आपने जो मेन कीवर्ड है वो एक बार H1 में, H2 में, H3 में एक एक बार यूज़ करना है, ताकि वो बेहतर होता है। आप H4 से आगे अपनी हेडिंग्स पे ना जाएं। कोशिश करें कि H3 H4 पे आपका काम दी एंड हो जाना चाहिए, और इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। H5 वगैरह वाले पास से आप ना जाएं। जस्ट अ मिनट। आगे जी कीवर्ड डेंसिटी की मैंने बात कर दी। अब आगे आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, इफ़ वन पेज देन हाउ टू राइट। बाज आपको एपी के साइटें ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे रैंक कर रही होंगी, जिनका सिर्फ होम पेज होगा। मैंने पहले बताया, एपी के साइट के अंदर होम पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ होम पेज की बुनियाद पे वो रैंक कर रही होंगी। अगर तो है भाई, ये चीज़ ज़्यादातर मैक्रो साइट में मिलेगी। मैं चलो आपको दिखा देता हूँ एक। ये जी एक साइट चलो आ गई, मैं दिखाता हूँ। ये है मल्टी पेजर साइट, जिसमें ज़्यादा पेजेस हैं। ये चलो ये समझ लो भाई, ये एक स्पेसिफिक निश का जस्ट एक होम पेज बना हुआ है। यानी अगर व्हाट्सएप प्लस है ना, तो इसका सिर्फ एक आर्टिकल होगा। यानी एक निश का जस्ट एक आर्टिकल अगर आपने लिखना है, गुजारा शुजारा चल जाएगा। उसमें कैसे लिखोगे, अभी आप देखो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अगले ने क्या किया, इंट्रोडक्शन के बाद उसने जनाब रिक्वायरमेंट लिखी, फिर कहा जी वेब डॉट वेब, यानी कि व्हाट्सएप वेब। वही बात आ गई कि पीसी पे कैसे यूज़ करेंगे, सेम आर्टिकल में यूज़ लिख लिया। फिर उन्होंने कहा कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कैसे करेंगे। फिर उसने कहा जी भला ये आईओएस में कैसे करेंगे। एक ही आर्टिकल, हालांकि इनकी इंटेंट डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये बंदा और आर्टिकल लिखना नहीं चाहता, इसलिए एक ही आर्टिकल में उसने माइनर से मेजर सारे कीवर्ड को, जिनका सर्च वॉल्यूम था, कवर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो व्हाट्सएप प्लस पे और आर्टिकल नहीं लिखना चाहता। ये चूंकि मैक्रो साइट है, MACRO वाली बड़ी साइट है, ठीक है।
अब आगे देखो, उसने जनाब उसी में लेटेस्ट वर्जन के बेनिफिट भी बता दिए, उसी एक आर्टिकल के अंदर एक्स्ट्रा फीचर भी बता दिए, उसी सेम आर्टिकल हर चीज उसने कवर कर दी। अगर एक आर्टिकल लिखना है तो वो सारे कीवर्ड कवर करोगे जिसका कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम होगा। कवर ऑल कीवर्ड्स विद सर्च वॉल्यूम, अगर एक आर्टिकल लिखना है। अगर तो भाई डेडिकेटेड, अब ये है, ये सारे किस्म के व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा है साइट वाला। अगर हमारी सिर्फ साइट है, मैं अब देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ जनाब, व्हाट्सएप प्लस। चलो, ये एक डेडिकेटेड साइट हमारे पास आएंगी आगे। चलो, ये ब्लू व्हाट्सएप आ गया, देखो जी, ये अब डेडिकेटेड साइट है। मैं इसके आर्टिकल कैसे निकालूंगा? मैं इसका साइट मैप ओपन कर लूंगा, उम्मीद है इसने साइट मैप दिया हुआ होगा, SIT साइट मैप डॉट XML में आगे लिखूंगा, इसके URL के आगे इसका साइट मैप आ जाएगा। ये जी साइट मैप आ गया, इसमें पोस्टों पे जाऊंगा, मैंने क्लिक किया, पता चल जाएगा इस बंदे ने लिखा क्या क्या है। ये देखो, ये डिफरेंट लैंग्वेज में इसने लिखा हुआ है। ये अब मुझे, अब ये देखो .d, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट लैंग्वेज का ब्लॉग है। इसको हम छोड़ देते, इसने और आर्टिकल नहीं लिखे, मैं कोई और निश देखता हूँ, इधर आप भूल जाओगे। मैं कोई और देखता हूँ। हाँ जी, ये व्हाट्सएप प्लस, नहीं व्हाट्सएप प्लस भी नहीं होगा। अ, चलो कास्टल मोड एपी के देखता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा अभी कितने आर्टिकल हमारे उसने कवर किए हुए हैं। उम्मीद है कि इसने भी लिखा हुआ होगा कोई ना कोई आर्टिकल। इसने साइट मैप नहीं दिया हुआ। कास्टल एपी के, ये जी साइट मैप हमारे पास आ गया, मैंने पोस्टें सबसे पहले ओपन कर ली हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये चूंकि ये साइट हमारी एक डेडिकेटेड निश पे है, कास्टल ऐप के रिलेटेड ही हमने लिखना है। पहला आर्टिकल उसने क्या किया, कास्टल ऐप वर्सेस पिकाशो ऐप, कंपैरिजन कर दिया। एक और आर्टिकल, क्यों, फिर ये जो पिकाशो और कास्टल का करेगा ना कंपैरिजन, फिर ये वाले कीवर्ड वो मेन पेज पे का टारगेट नहीं करेगा। फिर उसने कहा विच ऐप इज बेटर, कास्टल एपी पे ऐप यार, थोप टीवी, ठीक है जी। फिर उसने कहा कास्टल लैब वर्सेस साइनमा HD। अगर वो एक आर्टिकल लिखता तो उसमें हो सकता है कहता कि अल्टरनेटिव ऑफ कास्टल लैब में पिकाशो भी आता है, साइनमा भी आता है, सारे आते हैं। यानी मेरे कहने का ये मकसद है, अगर मैक्रो साइट वाले हो तो एक आर्टिकल में सब कवर कर लोगे। अगर मल्टीपल पोस्टें बनानी है तो फिर वो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो उन पोस्टों में ही जाके कवर करने हैं, ठीक है। आगे एज अ सर्विस वाली बात और इंट्रो प्रॉब्लम वाली मैंने कह दी कि ये एज अ सर्विस भी आप लोग कर सकते हो। सबसे बेहतर ये होता है कि आप कुछ ईडीएम यूज़ कर लें कंटेंट राइटिंग के अंदर, और वो ईडीएम आप ChatGPT से ले सकते हो, इतना आपके पास है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये प्रोवर्ब है, आप यूज़ कर सकते हो। आप बेहतर है कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करो। कॉन्ट्रैक्शंस का ये मतलब होता है आई विल की जगह मैं लिखता हूँ IL, ठीक है। तो आई विल की जगह IL, ये देखो, ये ऊपर कंट्रैक्शन लगा के IL। अब ये नहीं है कि हर पूरे आर्टिकल में यही सेम काम करना शुरू कर दो। यानी कि 1000 वर्ड का आर्टिकल है अगर बिलफर्स, तो उस 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर आप दो चार जगह PDM यूज कर लो, दो चार जगह पे कंट्रैक्शन यूज कर लो, तो इट विल बी बेटर, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं जी इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे। आज आपका कैनवा का सेशन भी था, तो बस थोड़ी सी बातें रहती हैं फिर ख़त्म करते हैं। इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ऑल टेक्स्ट होता है। ऑल टेक्स्ट बेसिकली, ऑल टेक्स्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था आपको पता होना चाहिए। जो लोग जो हैं वो देख नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए असल में ऑल्ट एट्रीब्यूट या ऑल्ट टेक्स्ट होता है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोगों के लिए, कि वो वॉइस या वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच वगैरह ये वाला सीन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं ब्लाइंड लोग मोबाइल फ़ोन, तो वो पढ़ के सुनाता है। यानी तस्वीर के रिलेटेड हम ऑल टेक्स्ट वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो उसका ये होता है चूंकि वो तस्वीर देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, तो वो गूगल उनको नीचे जो ऑल टेक्स्ट होता है वही पढ़ के सुनाता है कि ये इमेजेस के रिलेटेड है। असल तो ये इसका इंटेंट ये होता है कि उस ऑल टेक्स्ट में हम बताते हैं कि दिस इमेज इज रिलेटेड टू समथिंग, ये जी, ठीक है जी। अगली बात ये है कि आप हमेशा ऑल टेक्स्ट यूज करते हो रेलिवेंट।
एक मिसाल है कि जीबी व्हाट्सएप के अंदर हमने ग्रुप्स वाला सेक्शन दिखाया हुआ है स्क्रीनशॉट में, तो मैं लिखूंगा कि ग्रुप्स इन जीबी व्हाट्सएप उसका ऑल टेक्स्ट। लेकिन ये है कि एक पेज के ऊपर अगर आपने 10 इमेजेस यूज़ की हुई हैं तो उसमें एक दो के अंदर आप अपना मेन कीवर्ड भी इंक्लूड करोगे। ठीक है जी। अगली बात ये है कि ये इमेजेस बहुत ज़्यादा एसईओ पर्पस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। वीडियोस बड़ी बेनिफिशियल होती हैं कि ये चीज़ें एज अ प्रूफ यूज़ होती हैं। आप जो रेलिवेंट ऐप जिसके ऊपर आप अपनी साइट बनाने के लिए जा रहे हो, उस साइट का उस ऐप के स्क्रीनशॉट जरूर यूज़ करोगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उस मिसाल है कि ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस बंदे ने ऐड किए हुए होंगे स्क्रीन नोट्स। ये देखो, आगे जाके ये देखो, बंदे ने कहा जी कि ये लिंक डिवाइस ऐसे करोगे, साथ स्क्रीनशॉट लगाया एज अ प्रूफ। बेहतर ये है कि इनको पॉइंट आउट करके स्टेप्स बताओ कि ये जी लिंक डिवाइस पे क्लिक करें, आगे ये ऑप्शन आएगा। अब जो प्रूफ देने के लिए उसने कहा एक्स्ट्रा फीचर के अंदर ये स्क्रीनशॉट है। ट्राई करें कि आपके स्क्रीनशॉट ओरिजिनल होने चाहिए। आप खुद वो ऐप यूज़ कर लो एक बार, यहाँ से भी कॉपी करोगे तो एडिटिंग एडिटिंग कर लेना, ताकि वो चोरी वाला निज़ाम ना बने। कॉपीराइट वाला सीन यहाँ पे होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेहतर है कि वो खुद स्क्रीनशॉट खींच लें। ठीक है जी। लेकिन ये जेन में रहे भाई, आपके ये जो ये ऊपर वाईफाई के निशान और ये टाइम आ रहा है, ये चीज़ें आप क्रॉप कर लें। आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें पुट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे आ जाओ जनाब, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी हो गई। और अगली एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमेजेस वेब पी में होने चाहिए। वेब पी में चूंकि इमेजेस वो थोड़ा सा कम जो है वो केबी के अंदर होते हैं, तो वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बड़ी आसानी हुआ करती है। आखिरी बात है जी, डोमेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। यानी अब तक आपने इमेजेस कैमरा पे कैनवा पे बना लिए, कंटेंट लिख लिया, जी, कीवर्ड रिसर्च कर ली, मैं निश वगैरह तैयार हो गई। मैं दी जी। काइंडली एक बात सुने, मैं तो कहता हूँ ये नेक्स्ट पे रखें, क्योंकि इनके लिए बहुत चलें ज़्यादा ओवर ठीक ना है, हो जाए। यहीं पे एंड डन हो करते गया। हैं किसी का ये। और कोई सवाल सवाल है तो बताएं। सवाल है तो वो पूछ लें। जी नेक्स्ट पे बताएं रखें। जल्दी जल्दी। वेब पी कैसे करनी है, मैंने आप लोगों को ये गाइड किया हुआ है, और मैं फिर भी बता दूंगा वेब पी वाला। गूगल ऐप, ये गूगल ऐप कहाँ से सर्च करेंगे, गूगल से? और नहीं भाई, स्टार्ट नहीं बताया था, वीडियो को दोबारा देखना। ऐप निश सिलेक्शन में हेल्प आउट करिएगा। ये फरहान भाई आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह आप लोगों ने आइडिया लेना है। चंद एक आइडियाज़ आप लोगों को बता दिए हैं निशेस के। बाकी सिलेक्शन और रिसर्च आप लोगों ने खुद ही करनी है, जैसे कि आप लोगों को बता वो दिया। आप देखिए थोड़ा लोगों सा। को मैंने बताया कि आप सैमरश के अंदर या इस तरह से एपी के मोड, एपी के पायरेटेड, हैक्ड, ये वर्ड यूज करोगे ना, आप सर्च करोगे, आप टूल ले लोगे 300-400 का मिलेगा, एपी के वर्ड सर्च करोगे लाखों की तादाद में, आगे आपकी निशेज आएंगी। उनमें से फिर आपने वो सारे क्राइटेरिया गुजारने हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं, वन बाई वन आप करके। ये निशेज, एक और बात ध्यान में रख लो, निशेज सेल होती हैं। लोग निश फाइंड करके, ये एपी के निशेज, इन्फो निशेज 2000-3000 से लेकर 10-10 हज़ार की जस्ट एक निश बेचते हैं। मैंने इस इधर बैठ के जनाब 5-7 वैसे सर्च करके आपको दिखा दिए, जीपी व्हाट्सएप ये है, एफएम ये है, ये है, इस तरह से। ये जस्ट टॉपिक लोग एक कीवर्ड बताने का 5,000 रुपया लेते हैं, और ये एज अ सर्विस सेल होता है निश रिसर्चर। और बताओ। अच्छा जी, कह रहे हैं कि रोमाना आपने जो भी क्वेश्चन पूछना होगा मैथी से वो आप मुझे भेज देंगी, और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर पूछ दूंगा जब मैं फ्री हूँगा। तो उसके बाद जो है कीवर्ड रिसर्च के लिए एप्लीकेशन सर्च करेंगे। यार ये बता दिया, क्वेश्चन का जवाब आ गया। नाइला ने कहा नमाज पढ़ के आते हैं, बस एंड करने वाले हैं। उसके बाद सबको कहीं रिकॉर्डिंग अगेन देख कर अगेन कोई। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन से पहले ना आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को देख लेना है, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाएं और फिर क्वेश्चन पूछ सकें। सर स्पिन बॉट, ये क्विक, ये क्विल्ट बॉट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऐसे ह्यूमन राइट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही बात क्लियर कर दी है कि हम उसको कहेंगे भाई बंदा बन जाए, वो नहीं बन सकता।
मेरा मतलब था कि निश फाइनल करके आपकी फाइनल अप्रूवल के, हाँ हाँ, फाइनल अप्रूवल के लिए थोड़ा सा आप अपना डेटा भेज सकते हैं। सर वन पेज बनाएंगे वेबसाइट जी, वन पेज होगी, बाकी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे। उसके बाद परमिशन लेनी पड़ती है आपका लिंक यूज करने के लिए? नहीं, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। कौन सी आप बात कर रहे हैं? कौन सी? वो मसला नहीं होता, वो मैं बता दूंगा किधर से सॉफ्टवेयर लेने हैं। बस ठीक है फिर, हम फिर बता देंगे आपको। चलिए ठीक है मेहदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वैल्यूएबल टाइम दिया और इनके एक साथ। एक मेरी बात सुन लें सारे लोग जो बैठे हैं, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि जो ब्लॉगिंग है या कुछ भी है जो ऑनलाइन फील्ड है, इट इज़ फुल ऑफ रिस्क्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कहो महीने के अंदर हमारी साइट पे विजिटर आने लगेंगे, नहीं आएंगे भाई। एक होता है गूगल का सैंड बॉक्स, सैंड मट्टी वाला, SAND, सैंड बॉक्स। यानी कि हो सकता है कि गूगल आपको 6 महीने के बाद मौका दे, कुछ क्लिक्स आना शुरू हो, पहले तो इंप्रेशन आएंगे। यानी पहले महीना दो आपकी साइट जो है वो पहली 1000 में भी शो नहीं होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता SEO करोगे, सारा कुछ करोगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होगी। कोई अगर ये सोच के SEO में आ रहा है कि जी 15 दिन लगा लेंगे और जनाब $200 पर डे पे, $200 महीने पे, $100 पे आ जाएंगे, चलो को जनाब 30,000 20,000 कमा लेंगे, तो भाई झूठ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम देना पड़ेगा 3-4 महीने में। अगर अच्छी SEO की हुई हो, 5 एक महीने में साइट रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, साइट वैसे रिजल्ट बाज औकात किसी की किस्मत अच्छी हो तो महीने में भी दिखा देती है। और जनाब अगर डेडिकेटेड काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे अपने 1-2 प्रोजेक्ट फेल भी हुए, 2 प्रोजेक्ट अभी फेल खड़े हैं, 3-4 हमारे सक्सेसफुल हैं और हैवी वाले सक्सेसफुल हैं। हालांकि जो फेल हैं जो पास हैं दोनों पे स्ट्रेटजी सेम है, लेकिन ये है गूगल की मर्जी। वही बात है कि गूगल अपडेट्स भेजता रहता है, तो वो सारा कुछ आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक चीज़ है कि ब्लॉगिंग करने आना है, चाहे वो APK हो, एफिलिएट हो, जो भी हो, तो आपको हौसला नहीं हारना पड़ेगा। हौसला इज वेरी ज़रूरी। बस। ठीक है जी, ठीक। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आप लोगों ने लेफ्ट नहीं करना, बाकी लोगों ने। मेहदी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है भाई, अल्लाह के हवाले। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बाकी लोग जो बैठे हैं, अभी मैंने आप लोगों के लिए ही एक ग्रुप बनाया है ताकि आप लोग कोऑर्डिनेशन कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और ये 24/7 ये ग्रुप ओपन ही होगा, ये नहीं होगा कि इसको मैं ना बंद कर दूंगा। ये मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है चैट में। अगर